नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूजीसी नेट की कोचिंग कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम कवर करेंगे मस्कुलर सिस्टम इन फिजिकल एजुकेशन। आज के लेक्चर को देख के आपको फिजिकल एजुकेशन में मस्कुलर सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपको और कोई भी लेक्चर या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आज की वीडियो पूरी देख लीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसी स्केलेटल मसल में होता है सार्कोमेयर सार्कोमेयर बना होता है प्रोटीन से। तो हम सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर और सार्कोमेयर कौन सी प्रोटीन से बना है वो भी डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोटर यूनिट एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो हमारी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी है समझना, उसको समझने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। साथ में ही हम कवर करेंगे कि हमारे मसल्स की अलग टाइप की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो क्या होती, हमारे मसल्स किस तरह से फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको कैसे रेगुलेट करती हैं, फोर्स रेगुलेशन इन मसल्स। और लास्ट में हम कवर करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, स्लो ट्विच कौन से होते हैं, फास्ट ट्विच कौन से होते हैं, फास्ट ट्विच में टाइप 2A टाइप 2X कौन से हैं, ये सारे हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है आप सभी जानते हैं। हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है वो बना हुआ होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। उसी के साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और चौथा टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू। तो हमारे मसल्स जो है वो मसल टिश्यू से बने होते हैं। हमारे मसल्स का काम है हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवाना। हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। कुछ मूवमेंट्स एक्सटर्नल होती हैं जो हमें बाहर से दिख जाती हैं। कुछ इंटरनल हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मूवमेंट करते हैं, बाहर से हमें नहीं दिखते हैं वो। एक्सटर्नल मूवमेंट्स कौन सी हैं? जैसे आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उठते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, बोलना, गाना गाना, ठीक है, उसके लिए भी मूवमेंट चाहिए। खाना पीना, इसके लिए मूवमेंट चाहिए। स्पोर्ट्स खेलना, स्पोर्ट्स में रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग होती है सभी गेम्स में, तो उनके लिए भी मूवमेंट्स चाहिए। तो ये सारी एक्सटर्नल मूवमेंट्स हमारे बॉडी के मसल्स करवाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में के अंदर भी मूवमेंट्स चल रही होती हैं। जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है जिससे ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, इंटरनल मूवमेंट है ये। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बाहर से हमें दिखती है। और अंदर भी हमारे डायफ्रागम मूव कर रहा है और भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं जिससे हमारी ब्रीदिंग होती है। हमारा खाना जो हम खाते हैं वो आगे मूव करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो वो उसको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। वो भी एक मूवमेंट है हमारे मसल्स की। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मसल्स होते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स में मसल्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स के में ब्लड को रेगुलेट करते हैं, उसके फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी मूव करती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। ये सारी की सारी मूवमेंट्स हमारे मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। हमारे जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वो आपको हमने बताया कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बने हुए हैं, मसल टिश्यू से। इस मसल टिश्यू के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे मसल्स एक्साइटेबल हैं, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, इनमें ये एक्सटेंड हो सकती हैं, इलास्टिसिटी है और अडाप्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और कैसे काम करती हैं। हमारे मसल्स जो है वो एक्साइटेबल होते हैं, मतलब इरिटेबल होते हैं। हम अपने मसल्स को एक्साइट कर सकते हैं, उन्हें कमांड दे सकते हैं, उन्हें एक स्पेशल स्टिमुलस दे सकते हैं जिसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है वो मसल्स को स्टिमुलेट करता है और हमारे मसल्स मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे मूवमेंट होती है। तो हमारे मसल्स एक्साइटेबल हैं। हमारे मसल्स एक्साइट जब होते हैं तो क्या करते हैं? तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे होते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हमारे मसल्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो छोटे हो सकते हैं। तो हम आपको जब किनेसियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल होते हैं। एक मसल सामने होता है तो एक उसके अपोजिट काम करता है। मतलब अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स या एक्सटेंड कर रहा होता है। इसका मतलब है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, एक्सटेंड भी हो सकते हैं, खिंच भी सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। अब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, एक्सटेंड भी हो रहे हैं, मतलब उन्हें आप खींच भी रहे हो, उन्हें आप छोटा भी कर रहे हो। तो अगर
हमारे मसल्स इलास्टिक ना हो, जैसे ये रबर है, इसको आप खींचोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है क्योंकि ये इलास्टिक होता है। वैसे ही हमारे मसल्स भी इलास्टिक होते हैं, उनमें भी इलास्टिसिटी होती है जिससे वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेते हैं आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे मसल की, इलास्टिसिटी। और जब हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जब हम मसल्स को एक्साइट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा अपोजिट एंटागोनिस्ट मसल एक्सटेंड करता है और अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मसल वापस अपनी जगह पे जाते हैं। फिर से प्रोसेस रिपीट होता है, फिर से आप बार बार ये करते रहते हैं, मूवमेंट्स करते हैं जिससे। तो जब आप बार बार मूवमेंट्स करते हो तो हमारे मसल जो है वो स्ट्रांग होते हैं, उसे जैसे मसल्स पे लोड डालोगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर मसल्स पे लोड नहीं डालोगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे मसल्स की ये भी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, अडाप्टेबिलिटी, वो अडाप्ट कर सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मसल्स की, हमारे जितने भी मसल्स हैं कि वो एक्साइटेबल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इलास्टिक हैं, और वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं, एक्सटेंड भी हो सकते हैं और अडाप्टेबल भी है। तो हमने जैसे आपको ऊपर एग्जांपल्स में भी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी मूवमेंट्स हो रही हैं जो इंटरनल मसल्स करवा रहे हैं। तो हमारी बॉडी में लगभग 3 तरह के मसल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स 3 होते हैं। एक मसल्स हैं जिनको बोलते हैं कार्डिक मसल, ये है कार्डिक मसल। कुछ मसल स्केलेटल मसल होते हैं और कुछ मसल होते हैं स्मूथ मसल। 3 तरह के हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। चलिए देखते हैं ये मसल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। लोकेशन जो है कार्डिक मसल, नाम ही आपको दिख रहा होगा, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट। तो जो कार्डिक मसल है वो हार्ट, जो हमारा दिल है उसकी जो वाल्स हैं, दिल की दीवारें जिससे दिल बना होता है, उसमें पाए जाते हैं कार्डिक मसल। स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती हैं, स्मूथ मसल हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कनाल जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूट्रस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ब्लड वेसल्स होंगी, इन सभी में हमारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और स्केलेटल मसल कहाँ पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल पाए जाती हैं हमारे हड्डियों के साथ जुड़े हुए, इसलिए उनका नाम ही स्केलेटल मसल है। हमारे स्केलेटल मसल बोन्स को पकड़ते हैं, उनको खींचते हैं, वहाँ से इनके साथ जुड़े होते हैं। तो ये तो होगी लोकेशन की बात। अब बात करते हैं कि हमारे मसल्स वॉलेंट्री हैं या इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारी न्यूरॉन्स आते हैं या नर्व सेल्स आते हैं। तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक वो है जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, ऑटोनोमिक वो है जो इनवॉलेंट्री होता है। तो हमारे स्केलेटल मसल जो है उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसलिए स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में है। और जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, इसलिए वो इनवॉलेंट्री हैं। इसी तरह से हमारा कार्डिक मसल भी इनवॉलेंट्री है, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी वॉलेंट्री कौन सा है और इनवॉलेंट्री कौन सा है। अब देखते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं उनकी शेप कैसी है, तीनों मसल्स की। सार्कोमेर किस में होता है, किस में नहीं होता है, स्ट्राइप्स या स्टायरेशंस किस में होती हैं, धारियाँ किस में नहीं होती हैं, और न्यूक्लियस किस में होता है, किस में नहीं होता है, और कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो अगर आप इस फोटो से देखोगे आपको ये सारी चीज़ें समझ समझ आ जाएंगी। जैसे ये है स्केलेटल मसल, ये है कार्डिक मसल, ये है स्मूथ मसल, उनके सेल्स की फोटो है ये। आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे स्केलेटल मसल जो है वो लंबे लंबे हैं, ये एक मसल, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे रॉड की शेप में है, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल है। तो इनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल। कार्डिक मसल भी देखो आपको लंबे लंबे दिख रहे होंगे सिलेंडर की तरह, इनकी शेप भी सिलेंड्रिकल है। लेकिन कार्डिक मसल थोड़े से अलग कहाँ पे हैं, कार्डिक मसल की ब्रांचेस होती हैं, जैसे एक मसल है इसकी दो ब्रांचेस हैं, ये मसल है इसकी एक ब्रांच है, ये वाला मसल सेल है इसकी एक ब्रांच है, ये मसल सेल्स हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं। और वहीं जो स्मूथ मसल सेल हैं उनकी शेप सिलेंड्रिकल नहीं होती है, इस तरह से शेप होती है जो सेंटर से मोटी होती है, साइडों से टेपर्ड होती है, ठीक है, तो ये होगी शेप। अब सार्कोमेयर, सार्कोमेयर हमारा स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं, कार्डिक मसल में भी पाए जाते हैं, स्मूथ मसल में कोई सार्कोमेयर नहीं होता है। इसलिए आपको दिख रहे होंगे जिस जिसमें सार्कोमेयर है उसमें उसमें धारियां बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, इसमें भी लाइंस बनी हुई हैं, इसमें कोई लाइंस नहीं है, ये स्मूथ है, इसलिए नाम भी इनका स्मूथ मसल है। तो सार्कोमेयर की वजह से स्ट्राइप्स बनती हैं, इसलिए अब तीसरा जो पॉइंट है स्ट्राइप्ड वाला, तो स्केलेटल मसल भी स्ट्राइप्ड है आपके, कार्डिक मसल भी स्ट्राइप्ड है, लेकिन जो स्मूथ मसल है वो स्ट्राइप्ड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो आपका जो स्केलेटल मसल है
आपको ये एक मसल सेल दिख रहा होगा, इसमें एक और दो न्यूक्लियस हैं, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं। जो आपका कार्डिक मसल है उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेल में एक न्यूक्लियस है, इस सेल में दो न्यूक्लियस हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, दो भी है। और जो स्मूथ मसल है इसमें देखिए एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। तो कितने न्यूक्लियस होते हैं? स्मूथ मसल में एक न्यूक्लियस होता है, कार्डिक मसल में एक से दो, एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। बट जो स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं एक सेल में। स्मूथ मसल में दो से ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। कार्डिक मसल में 1 to 2, एक या दो, और स्मूथ मसल में एक, आपके स्केलेटल मसल में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हो गए। शेप होगी, सार्कोमेर हो गया, स्ट्राइप्स किस में है पता चल गई, न्यूक्लियस किस में कितने हैं वो भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे। जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए वो भी लिखे हैं, लोकेशन यहाँ पे बताई गई है, वॉलेंट्री कौन सा है, इनवॉलेंट्री क्या है ये भी समझाया हमने। शेप, सिलेंड्रिकल स्केलेटल की स्पिंडल शेप जो आपका स्मूथ मसल है, और ये कार्डिक मसल है जिसकी सिलेंड्रिकल है लेकिन ब्रांच्ड होती हैं। सार्कोमेर स्केलेटल मसल में होता है, स्मूथ में नहीं होता है, कार्डिक मसल में सार्कोमेर होता है। स्ट्राइप्स सार्कोमेर की वजह से होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्राइप्स होती हैं, यहाँ पे भी स्ट्राइप्स होती हैं। कार्डिक में, स्मूथ में स्ट्राइप्स नहीं होती हैं, स्मूथ मसल होते हैं। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी। और कार्डिक मसल है, इसमें एक से दो न्यूक्लियस आप लिख सकते हो। कभी कभी मैक्सिमम सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ सेल्स में एक या दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। और फंक्शन की बात करते हैं, काम क्या है? स्केलेटल मसल जो है उनका काम है हड्डियों को खींचना। हमारे स्केलेटल मसल्स हमारी बोन को पुल करते हैं, पुश कभी नहीं करते हैं। पुल और पुश में डिफरेंस होता है। तो मसल्स हमेशा पुल करते हैं, कौन से? स्केलेटल मसल, किसको? बोन्स को। स्मूथ मसल का काम है, स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो उनके डायमीटर्स जो है उनको रेगुलेट करते हैं, उनको छोटा करना या बड़ा करना। जिससे क्या होता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का डायमीटर छोटा या बड़ा होगा तो फूड आगे जाएगा। अगर आपका ब्लड वेसल्स का डायमीटर छोटा या बड़ा होगा, उससे ब्लड का फ्लो रेगुलेट होगा। इस तरह से ये रेगुलेट करते हैं उन डायमीटर्स को, जिससे फंक्शनिंग करते हैं। कार्डिक मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और पंप करना, जिससे ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्योंकि हार्ट ही हमारी बॉडी का पंप है और वो कार्डिक मसल से बना होता है। अब बात है कॉन्ट्रैक्शन टाइम की, कि कौन सा मसल कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। तो हमारा जो स्केलेटल कितनी देर तक नीचे देखते हैं, ये है कि कॉन्ट्रैक्शन टाइम, मतलब हमारा मसल, कौन सा मसल कितने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हमारा कार्डिक स्केलेटल मसल जो है, जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो बड़ी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप कमांड दोगे एकदम से काम करना शुरू कर दोगे। ये वाले जो हैं स्मूथ मसल, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कार्डिक मसल की स्पीड इन दोनों के मीडियम में होती है। जो हमारा ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्टर रह सकते हैं या कितना काम कर सकते हैं, तो स्केलेटल मसल बड़ी जल्दी थक जाते हैं, लोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। स्मूथ मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं, इसलिए थकान भी कम होती है। कार्डिक मसल का इन मीडियम है इन दोनों में, लेकिन इसमें कोई थकान नहीं होती है, क्योंकि ये स्पेशल मसल है, हमारे हार्ट में पाया जाता है। और हमारा हार्ट आपको पता है ज़िंदगी भर धड़कता रहता है, अगर ये बंद हो जाएगा तो बॉडी भी बंद हो जाएगी, इसलिए कोई थकान हमारे स्केलेटल कार्डिक मसल में नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी 3 टाइप्स के मसल्स की। और हम, तो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की या फिजिकल एजुकेशन की, तो आप जानते हैं ये डिपेंड करता है मूवमेंट्स पे, हम मूवमेंट्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और मूवमेंट्स में डायरेक्टली हमारे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो है स्केलेटल मसल्स, जिनको स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता रहता है, ट्रेनिंग करता है। हमारी बॉडी में लगभग 650 से लेके 700 तक स्केलेटल मसल्स होते हैं। इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, हमारे स्केलेटल मसल्स बने होते हैं 75% उनमें वाटर ही होता है, 20% होती है उनमें प्रोटीन, और बाकी का बचा हुआ नॉन इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो हमारी 20% प्रोटीन होती है हमारे स्केलेटल मसल्स में, उसमें से लगभग 60% जो है वो सिर्फ मायोसिन प्रोटीन ही होती है। पूरी प्रोटीन में से 60% प्रोटीन मायोसिन ही होती है सिर्फ। और हमारा स्केलेटल मसल्स का अगर आप अपने बॉडी वेट के कंपैरिजन में रेशियो देखोगे, तो अगर आपका 100 kg वेट है तो 40 kg स्केलेटल मसल्स ही होंगे, मतलब 40% हमारा बॉडी वेट का मसल्स ही बनाते हैं। और मेन में आप सभी जानते हैं कि वुमेन के कंपैरिजन में स्केलेटल मसल्स
ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे मेन में जो है वो मसल्स ज़्यादा होते हैं वुमेन के कंपैरिजन में। हमारा मेन टॉपिक है स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को देखना। स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करने के लिए आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसे अगर आप मसल को काटते हो तो आप अपनी आंखों से जो चीज़ें देख पाते हो और स्टडी कर पाते हो कि वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं, उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं जिसे आप अपनी आंखों से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके बीच में क्या क्या है। तो जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल के लेवल पे स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोपिक है, जो टिश्यू के लेवल पे है वो मैक्रोस्कोपिक है। तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आप अपनी आंखों से क्या क्या स्टडी कर सकते हो, मसल वैली को देख सकते हो कि मसल क्या है, कैस कितना है, कितना बड़ा है। उसके जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स हैं जो टेंडन बनाती हैं उसको आप देख सकते हो नेकेड आई से, ब्लड वेसल्स आपको दिख जाएंगी, नर्व्स कुछ दिख जाएंगी आपको। तो ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा होता है, क्या क्या होता है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में? अगर आप देखोगे तो आपके मसल्स जो हैं, हमने बताया स्केलेटल मसल्स किसके साथ जुड़े होते हैं, हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं थ्रू टेंडन। टेंडन उन्हें हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन। हमारा जो मसल होता है, मसल बेली जिसे बोलते हैं, जहाँ पूरा जो मसल है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, एक कवर चढ़ा होता है जिसे बोलते हैं एपीमाइसियम। इस एपीमाइसियम के अंदर होता है मसल का कंटेंट, जिसमें कुछ बंडल्स आपको दिख रहे हैं। ये एक बंडल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे मसल बंडल्स हैं जिनको बोलते हैं फेसिकल्स। इन बंडल्स के साथ साथ और क्या है आपको दिख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लू और रेड। इनको बोल ये ब्लड वेसल्स हैं, इनको भी आप नेकेड आई से देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाई गई हैं। और ये जो बंडल्स हैं, इन बंडल्स में से किसी एक बंडल को आप थोड़ा सा बाहर निकाल के साइड करके देखोगे तो वो तो आपको इस तरह का दिखेगा, जो यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। इस बंडल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेसिकल, मैंने आपको बताया। और इस बंडल के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। यहाँ पे देखिए इस बंडल पे भी एक लेयर चढ़ी है पेरीमाइसियम, यहाँ पे भी पेरीमाइसियम है, यहाँ पे भी पेरीमाइसियम है, यहाँ पे भी, हर जगह पे पेरीमाइसियम है। बाहर वाली एपीमाइसियम है, बड़ी वाली लेयर जो है। इस पेरीमाइसियम के अंदर आपको दिख रहे होंगे ये डॉट्स, डॉट दिख रहे हैं। ये डॉट डॉट क्या है? यहाँ पे देखिए जो एक बंडल बड़ा किया हुआ है, यहाँ पे आप आपको दिखेंगे, यहाँ पे ये डॉट्स थोड़े बड़े दिख रहे हैं। और इनमें से एक स्ट्रक्चर को बाहर निकाला हुआ है। ये क्या है? ये है मसल सेल। तो ये सारे डॉट डॉट्स में ये मसल सेल्स हैं। जहाँ पे एक मसल सेल बाहर बड़ा करके दिखाया गया है। मसल फाइबर भी बोलते हैं मसल सेल को, मसल फाइबर भी बोलते हैं। इस मसल सेल के ऊपर भी एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरे के पूरे मसल के ऊपर एक लेयर है एपीमाइसियम की। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बंडल्स हैं जिन्हें फेसिकल्स बोलते हैं, उसके अंदर फेसिकल्स हैं। फेसिकल्स को बड़ा करके देखा तो फेसिकल के ऊपर भी एक लेयर चढ़ी है पेरीमाइसियम जिसको बोलते हैं। और फेसिकल के अंदर होते हैं मसल सेल या मसल फाइबर जिसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है एंडोमाइसियम की। ये तीनों जो लेयर्स हैं ये हैं आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ठीक है, मसल टिश्यू की नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू की। मसल कौन सा है? मसल ये है जो मसल फाइबर है इसके अंदर। ये लेयर्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं। ये तीनों लेयर्स क्या करती हैं? तीनों लेयर्स मर्ज हो जाती हैं, जैसे आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा फोटो में। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से लेयर्स जाती हैं तीनों, ये मर्ज हो जाती हैं और तीनों जाके आगे टेंडन बन जाती हैं। और वो टेंडन क्या करता है? हमारे मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो आपको नेकेड आई से दिख जाएगा। बट अगर आपको इस मसल सेल को और डीपली देखना है कि मसल सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा। जब इसको बड़ा करोगे तो ये ऐसा दिखता है। ये एक मसल सेल है, ये वाला मसल सेल नहीं है, ये जो पूरा है ये है वो मसल सेल एक। उसके अंदर भी बड़ा, उसके अंदर मायोफिब्रिल है मसल सेल के अंदर। तो ये जो पूरा मसल सेल है, वहां पे हमने आपको बताया कि इस मसल सेल के ऊपर एक लेयर है एंडोमाइसियम की। वो तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, मसल सेल तो उसके अंदर है ना। तो उसके अंदर वाला जो मसल सेल है उस सेल की अपनी एक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको बताया था ना हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलीमा।
इस सार्कोलीमा में आपको दिख रहे होंगे कुछ सुराख हैं, ये देखो ये सुराख हैं, छोटे छोटे सुराख हैं सार्कोलीमा में। ये सुराख क्यों हैं? ये सुराख हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये सार्कोलीमा है, एक पोर्शन दिखाया गया है उसका, उसके अंदर सुराख हैं कुछ, तो इसको काट के दिखाया गया कि सुराख है क्या। सुराख क्या है? आपकी सार्कोलीमा की अंदर एक्सटेंशंस हैं, पाइप अंदर गई है, सार्कोलीमा मतलब सार्कोलीमा अंदर चली गई है, अंदर तक सार्कोलीमा की पहुंच है। अंदर तक कहाँ तक? ये हमारा जो अंदर मायोफिब्रिल है उसके राउंड राउंड वो लिपटी हुई है वो पाइप। वो पाइप किसकी है? सार्कोलीमा की एक्सटेंशन। उस पाइप को बोलते हैं टी टिब्यूल। टी टिब्यूल। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो पैरेलल के 90 डिग्री पे हो। जो पैरेलल के 90 डिग्री है ना, जो आपका मायोफिब्रिल है उसके 90 डिग्री नीचे जा रहा है, इसलिए टी टिब्यूल बोलते हैं, ट्रांसवर्स टिब्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रांसवर्स टाइप की है ये। इस सार्कोलिमा की एक्सटेंशन तो आपको समझ आ गई। अब और क्या है आपके मसल सेल के अंदर? हमारे मसल सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपको वहाँ जहाँ से बाहर निकाल के दिखाई गई है। वैसे ही एक ये वो सेम रॉड है, ये भी वो रॉड है, ये होगी, सारी रॉड्स बीच में लगी हुई हैं मसल सेल के अंदर, पैक्ड हैं ये रॉड्स, बहुत सारी रॉड्स हैं, बीच में भी है, सेंटर में भी है, जो पीछे गई होंगी। इन रॉड्स को बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल मेन पोर्शन होता है ये, इसमें होती है मेन प्रोटीन्स मसल की, मायोफिब्रिल में, ठीक है। बाकी सारे जो है वो अलग अलग टिश्यू हैं, ये है मसल टिश्यू मेन मायोफिब्रिल जो है। इस मायोफिब्रिल के ऊपर देखिए एक जाला सा चढ़ा हुआ है, ब्लू कलर का जाल चढ़ा हुआ है। हर एक मायोफिब्रिल पे अपना अपना एक जाल चढ़ा हुआ है, हर एक मायोफिब्रिल पे ब्लू कलर का, बीच वालों पे भी चढ़ा हुआ है। ये जाल है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही यहाँ पे सार्कोलीमा हो गया। सार्को का मतलब है सेल, सार्कोलीमा हो गया सेल की मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जिसमें मेम्ब्रेन की किनाल से ये पाइप्स हैं जिसके अंदर कुछ मटेरियल फ्लो करता रहता है। सबसे मेन मटेरियल होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम का जो है कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता है। जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल का होता है, तो हमने आपको बताया था टी ट्यूब्यूल, ये है टी ट्यूब्यूल बीच में पिंक कलर की। इस टी ट्यूब्यूल के साइड पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो पाइप्स हैं, एक एक साइड पे है, दूसरी दूसरी साइड पे एक पाइप है। ये समझना जरूरी है आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने के लिए। यहाँ पे भी वो चीज़ दिखाई गई है, ये टी ट्यूब्यूल है सेंटर में, और इसकी साइड पे एक पाइप है मोटी सी, और एक दूसरी साइड पे है। ये दोनों पाइप्स क्या हैं? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन उसके थोड़े से मोटे मोटे पार्ट हैं। इन मोटे मोटे पार्ट्स को बोलते हैं टर्मिनल सिस्ट्रेनी। इसमें होता है मेन कैल्शियम स्टोर, यहाँ से ही कैल्शियम बाहर निकलता है और हमारे मसल, ये जो अंदर आपका मायोफिब्रिल है इसके पास जाता है। तो इन तीनों को मिला के, कौन से तीन? एक टी ट्यूब्यूल, ये सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का जो है टर्मिनल सिस्ट्रेनी, और ये टर्मिनल सिस्ट्रेनी दूसरा, तीनों को मिला के बनता है ट्राइएड। ट्राइएड तीन चीज़ें, तीनों को ऐड करके टी ट्यूब्यूल और दो टर्मिनल सिस्ट्रेनी, जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इधर आपको दिखाया गया है, ये टी ट्यूब्यूल है, जैसे ये सार्कोलिमा है बाहर, उसका टी ट्यूब्यूल अंदर आया हुआ है। ये टर्मिनल सिस्ट्रेनी एक हो गया, ये दूसरा टर्मिनल सिस्ट्रेनी है, इसके बीच में होती है कैल्शियम, जो रिलीज होती है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे काम करती है। ये हम आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या है मसल सेल में? इसी के साथ साथ क्या है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो वहाँ पे एनर्जी बनती है, एटीपी बनते हैं यहाँ पे, और न्यूक्लियस हैं, हमने आपको बताया स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी होता है, सार्कोप्लाज्म जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तीन चार पोर्शन ही, इतने ज़्यादा नहीं है हमारे मसल सेल में। एक सार्कोलीमा होती है, सार्कोलीमा के अंदर स्पोर्स होते हैं, जहाँ से टी हमारी सार्कोलीमा की एक्सटेंशन अंदर जाती है और इसके राउंड राउंड मायोफिब्रिल के राउंड राउंड उसको वहाँ तक एक्सटेंड हो जाती है। साथ में ही हमारे मायोफिब्रिल के ऊपर एक जाल चढ़ा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मोटी मोटी ट्यूब्स टी ट्यूब्यूल के साथ लगी होती हैं, जिन्हें टर्मिनल सिस्टर्नी बोलते हैं, और तीनों को मिला के बोलते हैं ट्राइएड। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है,
और मेन जो चीज़ है जिसके लिए सारा काम चल रहा है वो है मायोफिब्रिल। अब ये मायोफिब्रिल क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे एक और फोटो है आपके मसल सेल का, बीच में ये जो लंबी लंबी रॉड्स हैं ये मायोफिब्रिल है। इन इन मायोफिब्रिल को अगर आप बड़ा करके किसी एक को देखोगे तो वो तो आपको इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे मायोफिब्रिल के अंदर एक जेड लाइन होती है, बीच में कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद फिर जेड लाइन आ जाती है, फिर स्ट्रक्चर आता है, कोई एक चीज़ है बीच में, फिर जेड लाइन है। तो यही आप ऊपर देखिए पूरे सेल में सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ये जेड लाइन है, ये स्ट्रक्चर है, ये जेड लाइन है, ये स्ट्रक्चर है, ये जेड लाइन है, बीच में स्ट्रक्चर है, ये जेड लाइन है, बीच में स्ट्रक्चर है। सेम एक चीज़ बार बार साथ साथ में लगी हुई है, रिपीट हो रही है। ये जो दो जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सार्कोमेर, जिसे बोलते हैं मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। कौन सा सेल? मसल सेल। यूनिट क्या होता है? ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो, जैसे ईंटों से दीवार बनती है, सार्कोमेर से मायोफिब्रिल बनता है, और मायोफिब्रिल से मसल सेल, मसल सेल से पूरा मसल। तो ये चीज है वो सार्कोमेर, जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे मसल सेल का। सार्कोमेर को अगर आप बड़ा करके देखो तो इस जेड लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, जूम इन, इस जेड लाइन को इधर लेके आओ, तो बीच वाला स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो आपको ऐसे दिखेगा। क्या है सार्कोमेर में? एक जेड लाइन है, उस जेड लाइन के साथ एक फिलामेंट जुड़ा हुआ है। ये देखो इधर भी फिलामेंट, वही फिलामेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि इधर क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि आप देख रहे हो कि जेड लाइन के इधर भी है, वो इधर भी है। ये जेड लाइन है तो इधर भी सार्कोमेर है, इधर भी सार्कोमेर है, कि दो सार्कोमेर के बीच में एक जेड लाइन है। तो ये जो जेड लाइन है इसके साथ फिलामेंट जुड़े हुए हैं, दोनों सार्कोमेर के, लेफ्ट वाले भी राइट वाला भी। ये जो फिलामेंट्स हैं ये पतले वाले फिलामेंट होते हैं, इनको कभी कभी एक्टिन फिलामेंट भी बोला जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ सार्कोमेर के सेंटर में एक एम लाइन होती है, उस एम लाइन के साथ दो मोटे मोटे फिलामेंट जुड़े हैं, एक इधर साइड एक दूसरी साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो ये जो एम लाइन के साथ सारे फिलामेंट जुड़े हुए हैं मोटे मोटे, इनको बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। चार पोर्शंस हो गए हमारे सार्कोमेर के। एक आपका हो गया है थिक फिलामेंट, जहाँ इधर से स्टार्ट करिए, एक हो गया आपका जेड लाइन, जेड लाइन के साथ जुड़े हैं थिन वाले फिलामेंट, और सेंटर में एम लाइन, एम लाइन के साथ जुड़े हैं थिक वाले फिलामेंट। तो चार पोर्शंस हैं हमारे सार्कोमेर के। इन्हीं चार पोर्शन से पूरा का पूरा सार्कोमेर बनता है, सारी की सारी प्रोटीन्स इनके साथ ही जुड़ी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं थिक फिलामेंट को, फिर धीरे धीरे बाकी वालों को समझ लेते हैं। तो थिक फिलामेंट जो होता है वो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो फिलामेंट हैं, एक ये वाला फिलामेंट है पतला वाला, एक ये है थोड़ा मोटा वाला। थिक फिलामेंट मतलब मोटा वाला फिलामेंट। मोटा वाला फिलामेंट जो है वो बना होता है मायोसिन प्रोटीन से। ये जो है ये मायोसिन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये सारे मायोसिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे इकट्ठे होकर बनाते हैं थिक फिलामेंट। अगर आप एक मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल को देखोगे तो वो आपको इस तरह का दिखेगा, जिसमें उसकी एक टेल होती है, एक नेक होती है और एक हेड होता है। टेल जो है वो बनी होती है हैवी चेन से, दो हैवी चेन्स होती हैं क्वाइल होके बनी होती हैं। नेक जो है उसमें लाइट चेन्स होती हैं चार, और जो हमारा हेड होता है मायोसिन मायोसिन मॉलिक्यूल का, एक मायोसिन मॉलिक्यूल का उसमें दो हेड्स होते हैं। ये स्पेशल चीज़ यही है जिसे क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं। हमारा जो मायोसिन हेड होता है उसमें कुछ स्पेशल जगहें होती हैं, स्पेशल स्पॉट्स होते हैं, जैसे एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट। हमारे मायोसिन हेड के ऊपर एक जगह होती है जहाँ से वो जाके आपके पतले वाले एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है। वो जो जगह है उसको बोलते हैं एक्टिन के जुड़ने की जगह, एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन हेड के ऊपर होती है वो। इसी के साथ साथ एटीपी के जुड़ने की जगह, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी जहाँ आके जुड़ता है, और साथ में ही एटीपी एज डोमेन होता है जहाँ पे एटीपी एंजाइम एटीपीएज एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स का काम होता है एटीपी को तोड़ना। तो ये मायोसिन हेड के ऊपर होता है, जैसे ही एटीपी आता है इस साइट पे जुड़ता है, एंजाइम उसे तोड़ता है, जिससे हेड जो है वो हमारा एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको खींचता है। ठीक है।
ये हो गया मायोसिन मॉलिक्यूल। तो हमने आपको बताया कि जितने भी जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो सेंटर एम लाइन से जुड़े होते हैं। सेंटर में एक एम लाइन होती है, उसके साथ सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जहाँ मोटा वाला फिलामेंट पूरा का पूरा फिलामेंट ही उसके साथ जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? जो हमारे हेड्स हैं यहाँ पे हैं, इनकी टेल पीछे जाके जुड़ जाती है एम लाइन के साथ। सभी हेड की टेल जुड़ जाती है एम लाइन के साथ, जो ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हेड है, इसकी टेल पीछे गई हुई है और एम लाइन के साथ जुड़ी होती है। ये वाले हेड की भी टेल इधर है, इनकी भी टेल, इस मॉलिक्यूल की भी टेल, सभी की टेल्स जाके जुड़ती हैं एम लाइन के साथ, जिससे बनता है एक थिक फिलामेंट। इस थिक फिलामेंट में अप्रॉक्सीमेटली कितने मायोसिन मॉलिक्यूल हैं? बहुत सारे हैं। कितने हो सकती हैं? 180 से 300 तक के मायोसिन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिससे थिक फिलामेंट बन जाता है। ये जो मायोसिन हेड है वो जुड़ता है आपके थिन फिलामेंट के साथ, जिसको एक्टिन भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं थिन फिलामेंट क्या है। थिन फिलामेंट बना होता है मेनली 3 प्रोटीन से। एक होती है एक्टिन, एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये तीनों प्रोटीन मिलके बनाती हैं थिन फिलामेंट। सबसे पहले और सबसे मेन प्रोटीन जो होती है वो होती है एक्टिन। सबसे ज़्यादा एक्टिन होती है इसमें। समझते हैं एक्टिन कैसी है। एक्टिन प्रोटीन बनी होती है ग्लोबुलर एक्टिन से। ये एक ग्लोबुलर एक्टिन है, ये दूसरा, ये तीसरा। राउंड राउंड ये शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड छोटे छोटे ग्लोब्स होते हैं, जिनको आप मनके भी बोल सकते हो। ये जो सारे मनके हैं, जैसे मालाएं होती हैं ना, जो गले में मालाएं डालते हो आप, जिनके मनके एक रस्सी में, एक थ्रेड में आपके मनके पिरोए होते हैं, जिससे माला बनती है। वैसे ही ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है, ये पिरो के माला बनती है एक। वैसे ही एक और माला बनती है। दो मालाएं जो है वो आपस में इस तरह से हो जाती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं फिलामेंट एक्टिन। मतलब इसका फिलामेंट बन जाता है, कि इसका इन डॉट्स का, जी एक्टिन का। ये हो गया एक्टिन प्रोटीन का फिलामेंट। इस एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट के ऊपर एक वायर लिपटी होती है, वायर टाइप प्रोटीन होती है। उस वायर टाइप प्रोटीन को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये है ट्रोपोमायोसिन। ये वाली वायर जो है, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर। ये एक प्रोटीन, दूसरी ट्रोपोमायोसिन। दो क्यों है? क्योंकि एक्टिन के भी दो फिलामेंट हैं, एक ये वाला, एक ये डॉट डॉट वाला। दोनों के ऊपर एक एक वायर लगी हुई है। ये वायर क्या कर रही है? यहाँ पे आपको देखिए, ये एक्टिन फिलामेंट जो है, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं। इन ब्लैक डॉट्स को बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। जहाँ पे मायोसिन जुड़ता है, यहाँ पे ये दिखेंगे आपको, ये ब्लैक डॉट्स खुले हुए दिख रहे हैं, ओपन दिख रहे हैं। इनको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, जहाँ पे आपका मायोसिन हेड जुड़ता है। जो आप देखा ना आपने फोटो में, ये जो मायोसिन हेड है जहाँ पे आके जुड़ रहा है। तो ये जो येलो कलर की जहाँ पे दिखाई गई, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये हेड के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वो इस मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाती है जाके, जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो स्लाइडिंग होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो किसके ऊपर होती हैं ये होती हैं आपके एक्टिन एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, जो एक्टिन फिलामेंट है। लेकिन इन साइड्स के ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है, जो इसको कवर करके रखती है, छुपा के रखती है, ताकि एक्टिन हेड जो है जुड़ ना जाए। उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। उस ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के ऊपर भी एक प्रोटीन लगी होती है, जिसको ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे भी दिखाया गया है। इस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में 3 छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। टीपी हो गया ट्रोपोनिन, और सी का मतलब है जो कैल्शियम के साथ जुड़ती है। टी का मतलब है जो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ती है, ये नीचे ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ रही है। और सेंटर वाली जो आई है, इसका मतलब है इनहिबिटेशन करना, रोकना, किसको? एक्टिन और बाइंडिंग की, माइसिन की बाइंडिंग को रोकना। ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसका काम क्या है आगे आपको समझ आएगा। बस अभी आप याद रखिए कि हमारा जो एक्टिन फिलामेंट होता है, ये वाला जो एक्टिन फिलामेंट है, जिसको थिन फिलामेंट बोलते हैं, इसमें 3 प्रोटीन्स होती हैं। एक एक्टिन प्रोटीन है, ये जो मालाएं लगी हैं दो, गोल गोल, आपके ग्लोबुलर एक्टिन से बनी हुई। उसके साथ दूसरी है ट्रोपोमायोसिन, जिसने हमारे एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स हैं, मायोसिन के जुड़ने की जगह, मायोसिन बाइंडिंग साइट, उनको कवर करके रखा हुआ है। और तीसरी है ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स, जो जुड़ा हुआ है आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये कम्प्लेक्स है, इसमें 3 प्रोटीन्स हैं। एक ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ती है, एक यहाँ पे कैल्शियम जुड़ता है, एक ये इनहिबिट करती है। ये हो गया आपका एक्टिन फिलामेंट।
जैसे ही कैल्शियम जुड़ती है आपकी वहाँ पे आके, कहाँ पे, ये जो आपका ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का एक प्रोटीन है टीपीसी, जैसे ही कैल्शियम उसके ऊपर जुड़ती है तो वो कॉम्प्लेक्स अपना स्ट्रक्चर चेंज, ओरिएंटेशन चेंज करता है। जैसे ही वो ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो आपका जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ट्रोपोमायोसिन भी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है। और जैसे ही आपका ये ट्रोपोमायोसिन है ये ओरिएंटेशन चेंज करता है तो जिस जिस साइड्स को इसने कवर करके रखा है वो साइड्स एक्सपोज हो जाती हैं, ओपन हो जाती है, और उन साइड्स पे आके आपका मायोसिन हेड जुड़ जाता है। अब इसी थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट जो है इसके साथ बहुत सारी प्रोटीन्स जुड़ी होती हैं। तीन तो ये वाली होगी, तीन चार और हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। वो आपको समझा के बताएंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे कि जो जी एक्टिन है, बहुत सारे जी एक्टिन मिलके फिलामेंट एक्टिन बनाते हैं। उस जुड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है छोटे छोटे मोनोमर्स जो हैं वो जुड़ के एक फिलामेंट बना देते हैं, लार्ज चेन बना देते हैं। एक चेन जो आप गले में चेन डालते हो वैसी चेन बन जाती है ये। तो ये चेन जब बनती है तो क्या होता है, ये ग्लोबुलर एक्टिन जुड़ते रहते हैं जिससे चेन बनती रहती है। लेकिन हमारा जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो अनस्टेबल होता है, दूसरी साइड से वो चेन टूटती भी रहती है साथ साथ में। इधर से ग्लोबुलर एक्टिन जुड़ रही है, पॉलीमराइजेशन हो रही है, चेन बड़ी बड़ी हो रही है, और दूसरी साइड से वो टूटते रहते हैं जिससे डीपोलराइजेशन होती रहती है और चेन छोटी होती रहती है। तो जब ऐसा होगा तो ये तो कभी बड़ा हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड पे एक कैप लगानी पड़ेगी, मतलब इसको बंद करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, ये एक्टिन जो है बड़ा होता जाएगा, इधर से टूटेगा नहीं। लेकिन अगर बड़ा होता जाएगा और ज़्यादा जुड़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब इधर भी कैप लगानी पड़ेगी। दोनों साइड पे हमें कैप लगानी पड़ती है। वो कैप भी प्रोटीन से ही लगती है। कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो जहाँ पे आके जुड़ जाती हैं, जिससे एक साइड जहाँ से पोलीमराइजेशन हो रही है, जो जुड़ रहे हैं ग्लोबुलर एक्टिन वो भी बंद हो जाते हैं, जहाँ से निकल रहे हैं वो भी बंद हो जाते हैं। वो दोनों कैप्स आपको यहाँ पे सार्कोमेर के स्ट्रक्चर में दिख जाएंगी। ये जो येलो वाली कैप है ये है इस साइड वाली प्लस एंड वाली, जहाँ से प्लस हो रहा है, ठीक है। ये किस प्रोटीन से बनती है, ये बनती है कैप जेड प्रोटीन से। कैप जेड यहाँ पे लिखा होगा, ये है कैप जेड। कैप, समझ गए कैप क्यों बोल रहे हैं, जेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेड लाइन में, जेड डिस्क में है ये, इसलिए इसका नाम ही कैप जेड रख दिया है आपने, सिंपल है याद रखने के लिए। और दूसरी साइड जो प्रोटीन है नेगेटिव साइड, पॉइंटेड एंड वाली साइड, ये पॉइंटेड एंड होता है जहाँ से वो बाहर निकल रहे होते हैं, डीपोलराइजेशन हो रही है थिन फिलामेंट की। यहाँ पे भी एक कैप लगी होती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमाडुलिन प्रोटीन से बनी होती है ये कैप, ठीक है। ये ब्लू कलर की यहाँ पे दिखाई गई है, जिस कौन सी प्रोटीन से बनी है, ट्रोपोमाडुलिन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जेड डिस्क नहीं है, सेंटर वाली साइड है। जेड डिस्क आपकी इसमें होगी कैप जेड में, ठीक है। दोनों कैप समझ आ गई, कौन कौन सी। जेड डिस्क वाली साइड जो कैप है, कैप जेड प्रोटीन ही नाम बोला जाता है। और जो सेंटर वाली एम लाइन की तरफ कैप है उसको ट्रोपोमॉडलिन बोलते हैं, उस प्रोटीन को। तो दोनों कैप्स क्यों लगी हैं वो भी हमने समझा दिया। तो इस तरह से हमारे थिन फिलामेंट में 5 प्रोटीन होगी। एक, तीन कौन सी है, तीन है आपकी एक्टिन जिससे फिलामेंट बना हुआ है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन चढ़ी हुई है, ट्रोपोमायोसिन के साथ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है जिसने ट्रोपोमायोसिन को पकड़ के रखा हुआ है, तीन होगी। उसके बाद दो कैप्स होगी, एक होगी कैप जेड जो प्लस एंड पे है, एक ट्रोपोमाडुलिन जो माइनस एंड पे है। इसी के साथ एक और प्रोटीन होती है जो पूरी लेंथ में इस तरह से लगी होती है, जितना लंबा थिन फिलामेंट होता है पूरे फिलामेंट के ऊपर इस तरह से लिपटी हुई होती है, वायर टाइप लिपटी होती है, जो आपको यहाँ पे रेड कलर की दिख रही है। इसका काम होता है हमारे एक्टिन फिलामेंट को स्टेबल रखना और साथ में उसकी लेंथ को भी रेगुलेट करना। इस प्रोटीन को बोलते हैं नेबुलिन। अ जेंट प्रोटीन दैट रन्स पैरेलल टू एक्टिन, एक्टिन की पैरेलल चलती है ये, ठीक है। और ये एक मॉलिक्यूलर रूलर है, रूलर होता है ना जो इसकी मेजरमेंट करते हैं हम, ऐसा रूलर है जो हमारी एक्टिन थिन फिलामेंट की लेंथ को रेगुलेट करता है और साथ में ये एक्टिन को भी स्टेबलाइज करती है। ट्रोपोमॉडुलिन बोलते हैं। तो एक और होगी, छः होगी। उसके साथ ही एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रोपोमॉडुलिन, जहाँ पे लगा है वहाँ पे एक छोटी सी एक और प्रोटीन लगी है जो आपको इस फोटो में बड़ी करके दिखाई गई है। ये भी एक कुछ खास प्रोटीन है जिसको लेमोडिन बोलते हैं। इसका काम होता है कि हमारा जो पॉलीमराइजेशन हो रहा था, न्यू फिलामेंट बनने के प्रोसेस को ये इनिशिएट करती है। जब आपने न्यू एक्टिन फिलामेंट बनाना हो तो यही प्रोटीन जो है ये वहाँ पे काम करती है, ये भी एक्टिन के साथ ही जुड़ी है। तो एक्टिन के साथ कितनी प्रोटीन्स होगी, बहुत सारी होगी, पांच छह ही हैं जो हमने कवर कर ली। कौन कौन सी हैं, एक एक्टिन खुद जो
ग्लोबुलर एक्टिन है जिसकी माला बनी हुई है बीच में, उसके ऊपर एक ट्रोपोमायोसिन की वायर चढ़ी हुई है जिसने उस बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखा हुआ है। उस ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई है ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन को आगे पीछे मूव भी करती है जब कंट्रैक्शन करवानी हो। साथ में 3 होगी ये, चौथी है आपकी ये 2 कैप्स 4 और 5, 5 होगी। ठीक है, कैप जेड और ट्रोपोमॉडुलिन। इसी के साथ एक लंबी सी प्रोटीन है जो उसकी लेंथ को कंट्रोल करती है जिसे नेबुलिन बोलते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि एक ट्रोपोमॉडुलिन के साथ एक छोटी सी प्रोटीन है लेम्यूडिन जो न्यू फिलामेंट बनाने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, ये 6 प्रोटीन्स हैं, 6 की 7 प्रोटीन्स हैं जो थिन फिलामेंट के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, और थिन फिलामेंट किसके साथ जुड़ा होता है? थिन फिलामेंट जुड़ा होता है जेड डिस्क के साथ। जहाँ पे आप देखिए ये जेड डिस्क है, इसके साथ इस साइड वाला जो सार्कोमेर है उसके थिन फिलामेंट भी जुड़े हुए हैं, और जो दूसरा वाला सार्कोमेर है साथ में उसके थिन फिलामेंट भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं इस जेड डिस्क के साथ। अब हम देखेंगे कि जेड डिस्क किससे बनती है, किस चीज़ से, कौन सी प्रोटीन से जेड डिस्क बनती है। जेड डिस्क को जेड लाइन भी बोलते हैं, ये है जेड लाइन जिसके साथ थिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं। जेड डिस्क जो है वो बनी होती है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन से, जिसको जेड प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि जेड डिस्क की प्रोटीन है तो जेड प्रोटीन भी बोलते हैं, जहाँ इसको अल्फा एक्टिनिन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका थिक फिलामेंट है, ये दूसरे सार्कोमेर का थिक फिलामेंट है, ये सेम सार्कोमेर का थिक फिलामेंट है। इनको जो क्रॉस लिंक करती है, एक को दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करती है, वो है अल्फा एक्टिनिन। अल्फा एक्टिनिन का काम है, या जेड डिस्क का काम है कि हमारी एफ एक्टिन को या एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट को क्रॉस लिंक करना, इधर से इधर से इधर से इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। जेड डिस्क अल्फा एक्टिनिन से बनी होती है। इस अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन ने क्या किया, इन एक्टिन फिलामेंट को भी जोड़ा है साथ में एक और छोटा सा फिलामेंट है बीच में आपको दिख रहा है, ये आपका ऑरेंज कलर का, ये है आपका टिटिन फिलामेंट। अब ये कौन सा फिलामेंट आ गया, हमने तो दो ही देखे हैं, एक थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। टिटिन फिलामेंट एक और फिलामेंट होता है हमारे सार्कोमेर में, ये इसका काम होता है जेड लाइन को एम लाइन के साथ जोड़ना। जो आपकी ये जेड लाइन है और सेंटर में जो एम लाइन है, जेड लाइन को एम लाइन के साथ जोड़ देता है ये। इधर से जेड लाइन के साथ जुड़ा होता है और इधर से एम लाइन के साथ जुड़ा होता है, जिससे सार्कोमेर स्टेबल हो जाता है। ऐसे और कोई फिलामेंट नहीं है जो जेड लाइन और एम लाइन दोनों के साथ जुड़ रहा हो, सिर्फ टिटिन फिलामेंट ही जुड़ता है डायरेक्टली। और साथ साथ में आपको दिख रहा है ये मायोसिन थिक फिलामेंट के साथ साथ चल रहा है, तो थिक फिलामेंट को भी एंकर करता है, उसको भी थोड़ी सी सपोर्ट दे देता है। ये जो टिटिन फिलामेंट है ये एक इलास्टिक फिलामेंट होता है जो जेड लाइन से एम लाइन तक जाता है। ये मायोसिन को एंकर करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सार्कोमेर को। ठीक है, और सार्कोमेर जो है अपनी रेस्टिंग पोजीशन में जब वापस आना हो तो यही, क्योंकि ये इलास्टिक है थोड़ा सा, ये उसको वापस अपनी सार्कोमेर को अपनी पोजीशन में लगता है जब वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारे मसल्स। ठीक है, तो टिटिन फिलामेंट कहाँ कहाँ पे होगा, टिटिन फिलामेंट ये सेंटर में तो हो गया, जेड डिस्क में भी होगा जो हमने आपको ऊपर समझाया, एम लाइन में भी वो टिटिन फिलामेंट जुड़ा होगा। अब ये एम लाइन जो है ये क्या होती है, ये किस प्रोटीन से बनती है, चलिए वो समझते हैं। एम लाइन को एम बैंड भी बोलते हैं। एम लाइन जो है वो सार्कोमेर के सेंटर में होती है, आपको पता है। सार्कोमेर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट हिस्से में। ठीक है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और इसी एम लाइन के साथ जुड़े होते हैं हमारे जो मोटे वाले फिलामेंट जो हमने आपको समझाया है। यहाँ पे भी देख लीजिए ये एम लाइन है, तो इसके साथ इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या जुड़े हैं, थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट जो मायोसिन मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो एमिलाइन के दोनों साइड एक एक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिलामेंट नहीं है, ये दो हैं, एक एमिलाइन की एक साइड है, दूसरा दूसरी साइड। एमिलाइन किस प्रोटीन से बनती है, एमिलाइन में मेन प्रोटीन होती है मायोमेसिन प्रोटीन, जिसको एम प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि एमिलाइन की है तो एम प्रोटीन, जैसे हमने जेड प्रोटीन अल्फा एक्टिनिन को बोला क्योंकि वो जेड डिस्क को बना रही थी। तो मायोमेसिन प्रोटीन क्या कर रही है, क्रॉस लिंक कर रही है थिक फिलामेंट को और टिटिन फिलामेंट को। जिस तरह से हमने आपको समझाया कि जो आपकी अल्फा एक्टिनिन थी वो क्रॉस लिंक कर रही थी आपके पतले वाले फिलामेंट को, तो उनके बीच में टिटिन भी आ रहा था। वैसे ही जो एम लाइन है वो क्रॉस लिंक करती है किसको, इनको थिन फिलामेंट को, तो बीच में टिटिन भी आ जाता है, क्योंकि टिटिन जो है वो जेड डिस्क से एम लाइन तक जा रहा है, इसलिए दोनों में आ रहा है वो। ठीक है, जहाँ पे दिखाया गया है ये मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है ये वाला, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये दूसरा मायोसिन फिलामेंट है।
इनको क्रॉस लिंक कर रही है एम एम लाइन की मायोमेसिन प्रोटीन, साथ में ये बीच में टिटिन फिलामेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो एम लाइन होगी, जेड लाइन होगी, थिक फिलामेंट हो गया, थिन फिलामेंट हो गया। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी और प्रोटीन्स हैं जो इन दोनों को अटैच कर रही हैं। जैसे यहाँ से ये देखिए, ये एक प्रोटीन है जो आपकी एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को रेगुलेट करती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। मायोसिन से जुड़ी होती है तो ये मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन है। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन MYBPC बोलते हैं आगे इसको, ठीक है। MYBPC इट इज़ रेगुलेटरी प्रोटीन दैट बाइंड मायोसिन, मायोसिन के साथ जुड़ी होती है और इसका काम है मॉड्यूलेट करना एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को। आप ये एक चीज़ याद रख लेना कि मायोसिन के साथ ये एक प्रोटीन अलग से जुड़ी होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका, आपके सार्कोमेर का, जो हमने खुद बनाया हुआ है, ड्रा किया हुआ है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, एक हमने देखा कि एक जेड डिस्क होती है, ठीक है। जेड डिस्क के साथ, जेड डिस्क किससे बना होता है, जेड डिस्क बना होता है, हमने बताया अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन से जेड डिस्क बनी होती है। इस जेड डिस्क के साथ जुड़े होते हैं पतले वाले फिलामेंट जिन्हें थिन फिलामेंट बोलते हैं। थिन फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन थी, तीन प्रोटीन। तो थिन फिलामेंट की अपनी प्रोटीन है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। साथ में दो कैप्स लगी हैं, कैप जेड और ट्रोपोमॉडुलिन की कैप। साथ में एक नेबुलिन प्रोटीन है जो उसकी लेंथ को कंट्रोल करती है, और एक छोटी सी लेमोडिन प्रोटीन होती है जो न्यू एक्टिन बनाने में हेल्प करती है, जो आपके ट्रोपोमॉडुलिन के साथ लगी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा है एमलाइन जो है सेंटर में होती है। एमलाइन बनती है मायोमेसिन प्रोटीन से जो क्रॉस लिंक करती है किसको, इन मायोसिन है, मायोसिन फिलामेंट्स को, थिक फिलामेंट को। और थिक फिलामेंट जो है वो हमने देखे कि वो मायोसिन से बने हैं, मायोसिन मॉलिक्यूल से बने हैं। और साथ में हमने देखा एक ऐसा फिलामेंट है जो हमारे जेड लाइन को एम लाइन के साथ जोड़ता है, जिसे टीटिन फिलामेंट बोलते हैं, जो आपकी इस जेड लाइन में भी आ जाता है और एम लाइन में भी आ जाता है, ठीक है। तो और लास्ट में एक यहाँ पे एक रह गया जो मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो मायोसिन से एक प्रोटीन जुड़ी होती है जो यहाँ पे MYBPC है। तो इस तरह से हमने सारी की सारी प्रोटीन जितनी सार्कोमेर में होती हैं वो कवर कर ली हैं। ये सारी की सारी प्रोटीन चार पोर्शंस में जेड डिस्क, एम लाइन, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के साथ ही अटैच होती हैं। अब आपको हमने बताया था कि सार्कोमेर किसका पार्ट है। सार्कोमेर है एक मायोफिब्रिल का पार्ट। मायोफिब्रिल कैसा होता है, एक जेड लाइन, बीच में सार्कोमेयर, फिर दूसरी जेड लाइन, फिर से सार्कोमेयर, फिर से जेड लाइन, ऐसे ही फिर से सार्कोमेयर, फिर से जेड लाइन। इस तरह से सारे सार्कोमेयर जुड़े होते हैं जिससे एक मायोफिब्रिल बनता है। और ऐसे ही एक मायोफिब्रिल, फिर दूसरा मायोफिब्रिल, फिर तीसरा मायोफिब्रिल, सारे मायोफिब्रिल जुड़े होते हैं जिससे बन जाता है मसल सेल। बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मायोफिब्रिल दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, ये भी आपस में जुड़े होते हैं। इनको भी कुछ प्रोटीन्स आपस में जोड़ती हैं, वो देख लेते हैं। एक तो जेड डिस्क को जेड डिस्क के साथ जोड़ती है प्रोटीन, जिसको डेस्मिन बोलते हैं। और दूसरी होती है एक ऑफस्क्रीन प्रोटीन होती है जो एमलाइन में होती है। ये आपके एमलाइन को बाहर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने बताया आपको, उसके साथ जुड़ती है, ठीक है। तो ऑफस्क्रीन डेस्मिन हो गई, जेड डिस्क में होती है, और आप इंटरकनेक्ट करती है जो दूसरी जेड लाइंस को, मायोफिब्रिल की। और जो ऑफस्क्रीन है वो एमलाइन में होती है, जहाँ पे ये दिख रही है ऑफस्क्रीन। ये क्या करती है, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जोड़ती है सार्कोमेर को। तो इस तरह से सारी की सारी प्रोटीन्स हमने कवर कर ली हैं, जो यहाँ पे टेबल पे भी बताई गई हैं, जहाँ से आपको रिवीजन भी हो जाएगी। मायोसिन प्रोटीन जो है वो थिक फिलामेंट में होती है, कॉन्ट्रैक्शन इसका काम है। एक्टिन प्रोटीन थिन फिलामेंट पे है, ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट पे है, ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट पे है। इनका काम है, एक्टिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना, ट्रोपोमायोसिन का काम है कि एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है उसको कवर करके रखना। ट्रोपोनिन का काम है कि ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ के रखना और उसको मूव अवे करना जब कॉन्ट्रैक्शन होनी हो। नेबुलिन हमने बताया एक्टिन के ऊपर होती है, जो उसकी लेंथ को कंट्रोल करती है एक्टिन फिलामेंट के। कैप जेड और ट्रोपोमॉडलिन दो कैप्स बताइए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे, जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन मतलब जुड़ना और टूटना उन दोनों को रोक देती हैं। लेमोडिन प्रोटीन ने जो है हमने आपको बताया ये नेगेटिव एंड के पास लगी होती है, जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट को इनिशिएट करती है। अल्फा एक्टिनिन आपको बताया, जिसको जेड प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये जेड लाइन में होती है, ठीक है। डेस्मिन प्रोटीन आपको बताया जेड लाइन में होती है, वो एक जेड लाइन को दूसरे मायोफिब्रिल के जेड लाइन के साथ जोड़ती है, इंटरकनेक्ट करती है एडजेसेंट सार्कोमेर में। टिटिन प्रोटीन हमें आपको बताया जो एम लाइन और जेड लाइन को जोड़ती है और साथ में मायोसिन को भी एंकर करती है।
मायोमेसिन प्रोटीन हमने आपको बताया जो एमलाइन में होती है और हमारे मायोसिन फिलामेंट्स को पकड़ के रखती है। ऑब्स्कुरिन एमलाइन में होती है जो सार्कोमेर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जोड़ती है। एम्बाईपीपीसी है जो मायोसिन के ऊपर लगी होती है और जो रेगुलेट करती है आपकी बाइंडिंग को, एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को। इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली ये 13 प्रोटीन्स हैं जो हमारे सार्कोमेर में पाई जाती हैं और आपको नेट के एग्जाम में डिटेल में भी पूछा जाता है इनके बारे में, कौन कौन सी प्रोटीन एक्टिन में है, या सार्कोमेर में कौन कौन सी प्रोटीन है या नहीं है, ये सारी पूछी जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस तरह से हमने सार्कोमेर का क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सारी प्रोटीन समझ ली हैं। इस फोटो से भी समझ आ रहा होगा आपको, जहाँ पे फोटो देख लीजिए। मायोसिन हेड्स हैं ग्रीन कलर के, मायोसिन रॉड्स हैं बीच में, रेगुलेटरी लाइट चेन है मायोसिन की, एसेंशियल लाइट चेन मायोसिन की, एम्बाईबीपीसी है ये वाली, बहुत सारी हैं यहाँ पे। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो है ये ब्लू कलर की ये एम लाइन है जो बनी है ऑफ स्क्रीन से, और साथ में बीच में मायोमेसिन प्रोटीन है जो इनको इंटरकनेक्ट कर रही है। और जो जेड डिस्क है वो इस तरह से होती है, ये डेस्मिन प्रोटीन है और बीच में अल्फा एक्टिनिन है जिसने एक एक्टिनिन एक्टिन दूसरे के जो साथ इंटरकनेक्ट, इस एक्टिन को इसके साथ क्रॉस लिंक, इस एक्टिन को, ये अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन है। ठीक है, ये था आपका सार्कोमेयर, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सार्कोमेयर। और जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं सार्कोमेयर में वो एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। ये जेड लाइन होती है, बीच में फिलामेंट है, फिर एम लाइन है और सेंटर में फिलामेंट है। तो आप देख रहे हो मायोसिन फिलामेंट पूरे के पूरे सार्कोमेयर में नहीं है, वो यहाँ तक ही है, बस यहाँ तक ही है, इसके बाहर नहीं है। तो जहाँ तक ये मायोसिन फिलामेंट होता है दोनों साइड पे, एक मायोसिन इधर जहाँ पे टोटल मायोसिन फिलामेंट होते हैं दोनों, इस एरिया को बोलते हैं ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। और जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड, जहाँ पे वो नहीं होता है। तो ए बैंड में क्या क्या है, ए बैंड में एक तो मायोसिन फिलामेंट भी है और साथ में थिन फिलामेंट, पतले वाले एक्टिन फिलामेंट भी बीच बीच में आ जाते हैं। लेकिन एक एरिया सेंटर में ऐसा है जहाँ पे पतले वाले फिलामेंट नहीं है, खाली एरिया, यहाँ पे सिर्फ मायोसिन है। ये सेंटर वाला खाली एरिया है इसको बोलते हैं एच जोन, हेलर जोन। हेलर का मतलब होता है लाइटर जर्मन लैंग्वेज में। एक लाइटर है थोड़ी सी क्योंकि इसमें एक्टिन फिलामेंट नहीं है, सिर्फ मायोसिन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग जोन्स बन रही हैं। इनको समझने के लिए हम नीचे वाला फोटो देखेंगे, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक जेड लाइन है। ठीक है, इस जेड लाइन के साथ ये ग्रीन ब्लू कलर के पतले पतले फिलामेंट जुड़े हुए हैं जिसको थिन फिलामेंट बोलते हैं। ये बीच में एम लाइन है, इसके साथ मायोसिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं। फिर आगे जेड लाइन है जिसके साथ इधर और इधर दोनों साइड पे थिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं पतले वाले। फिर सेंटर में एम लाइन है, थिक फिलामेंट है, फिर जेड लाइन है, फिर एम लाइन, फिर जेड लाइन, फिर जेड लाइन, फिर जेड लाइन, इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर में एक डार्क जोन बन रही है, ये ए बैंड है। फिर एक लाइट जोन बन रही है जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट नहीं है, ये आई बैंड है, लाइटर जोन है। फिर डार्कर जोन ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इस तरह से स्ट्राइप्स बन रही हैं। ठीक है, इस इन्हीं अरेंजमेंट की वजह से हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइप्ड मसल होते हैं। तो हमने आप ऊपर देखा था टाइप्स ऑफ मसल में, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल स्ट्राइप्स हैं क्योंकि स्ट्राइप्स बनी होती हैं। कौन सी स्ट्राइप्स, ये वाली, ये लाइट और डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क की स्ट्राइप्स बनी होती हैं। तो ए बैंड क्या है, डार्क रीजन जहाँ पे थिक फिलामेंट भी होते हैं और कुछ थिन फिलामेंट भी होते हैं। आई बैंड क्या है, लाइट रीजन जहाँ पे सिर्फ पतले वाले फिलामेंट हैं। और एच जोन क्या होती है, एच जोन आपके ए बैंड के सेंटर में एक जोन होती है जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और एम लाइन भी होती है वहाँ पे। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाले जो पतले पतले वाले फिलामेंट है ये एम लाइन के साथ जुड़ जाते हैं। जब इधर जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, तो सेंटर वाली जो एच जोन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जहाँ से ये जो मायोसिन है ये भी जेड डिस्क के साथ जुड़ जाते हैं और आई बैंड भी लगभग ख़त्म हो जाता है जहाँ छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ए बैंड है, ए बैंड की लेंथ उतनी ही रहती है क्योंकि मायोसिन तो उतने ही है ना, मायोसिन तो नहीं छोटे होंगे, ये उतने ही रहेंगे। एच जोन भी ख़त्म हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन पे और आई जोन भी ख़त्म हो जाती है जब कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, ये हम कॉन्ट्रैक्शन में भी आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से अभी तक हमने जो हमारा स्केलेटल मसल्स थे उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से मसल जो है हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं टेंडन की वजह से। मसल्स को अगर आप काटते हो तो आपको इस तरह का दिखता है जिसके बाहर एक लेयर होती है। ठीक है, उस लेयर के अंदर फेसिकल्स होते हैं। ठीक है,
पेरीमाइसिन की बाहर लेयर है, उसके फेसिकल्स हैं। फेसिकल्स जो है उनकी अपनी एक लेयर होती है, ठीक है। उस लेयर के अंदर होते हैं मसल सेल। उस मसल सेल को बड़ा करके देखोगे तो मसल सेल आपको ऐसा दिखता है, जिसके अंदर होते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल को बड़ा करके देखोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। मायोफिब्रिल में होती हैं आपके सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर को थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको देखेगा सार्कोमेयर में जेड लाइन होती है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, और सेंटर में एम लाइन होती है, और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, लगभग 13 प्रोटीन्स होती हैं जो हमने आज स्टडी करी। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। इसी के साथ साथ आपको पता है हमारे जो मसल्स हैं वो जुड़े होते हैं हमारे ब्रेन के साथ। हमारा ब्रेन ही उन्हें कंट्रोल करता है। तो कुछ वो स्ट्रक्चर्स भी हैं ब्रेन के साथ रिलेटेड, जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट। चलिए उनको अभी समझते हैं हम। तो हमारा ब्रेन जो है, आप सभी जानते हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, हमारे मसल्स को भी कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल जाता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के वो एक्शन पोटेंशियल हमारे मोटर न्यूरॉन के पास पहुंच जाता है। मोटर न्यूरॉन जो है उस सिग्नल को आगे पास ऑन करते हैं। ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है, उसके आगे ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन एक्सॉन है। फिर एक्सॉन के आगे आगे जाके एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। एक न्यूरॉन के बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो उन टर्मिनल्स के साथ जुड़े होते हैं मसल सेल्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक मोटर न्यूरॉन जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मसल सेल को एक्टिवेट करता है, बहुत सारे मसल सेल को एक्टिवेट कर सकता है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। लेकिन देखा ये गया है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मोटर न्यूरॉन हैं जो 2000 मसल सेल को एक ही मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट कर देता है। तो सिग्नल आएगा एक न्यूरॉन में, वो आगे 2000 सेल को एक्टिवेट कर देगा। तो ये एक पूरा यूनिट बन जाता है। कौन सा यूनिट? कि एक मोटर न्यूरॉन और आगे वो जितने भी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है वो दोनों को मिला के बनता है एक यूनिट, जिसको बोलते हैं मोटर यूनिट। अब मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन, एंड ऑल स्केलेटल मसल फाइबर इनरवेटेड बाय एक्सॉन टर्मिनल ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन। एक मोटर न्यूरॉन और उस मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं उनसे जितने भी मसल सेल एक्टिवेट होते हैं, इन सभी को, इन दोनों को मिला के बनता है मोटर यूनिट। अब ये जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये जाके मसल सेल के साथ जुड़ते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं। इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो आपको ये इस तरह का दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये एक मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये आगे उसका एक्सॉन टर्मिनल है। इसको बड़ा करोगे तो ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल। और ये नीचे है मोटर न्यूरॉन, सॉरी मसल सेल का एक मेम्ब्रेन, जहाँ पे वो हमारा मोटर न्यूरॉन उस मसल सेल के साथ जुड़ रहा है। इसको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ये न्यूरॉन का पार्ट है। इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, ये सेल का, मसल सेल का पार्ट है। एक्सॉन टर्मिनल और मोटर एंड प्लेट, ये जंक्शन है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है मायो न्यूरल जंक्शन। मायो हो गया मसल, न्यूरो हो गया नर्वस सिस्टम। इट इज ए कनेक्शन और जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व और मसल वेयर एन एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम नर्व टू इम्पल्स। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह का डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है लास्ट में जाके, नर्व टर्मिनल जिसको बोलते हैं। ये आपका मसल सेल है, पूरा का पूरा मसल सेल है एंड टू एंड। और इस मसल सेल की एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जहाँ से ये जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक है। इस मोटर एंड प्लेट और इस नर्व सेल के बीच में गैप होता है। यहाँ पे देखिए आपको गैप दिख रहा है, ये डायरेक्टली पूरा फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप है। इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से जब मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा उसको तो जाना है सेल के पास, बीच में है गैप। इस गैप के पार वो सिग्नल डायरेक्टली नहीं जा सकता है। इस गैप के पार उस सिग्नल को जाने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं यहाँ से,
वो केमिकल उसको लेके जाते हैं आगे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसको केमिकल साइनेप्स भी बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को साइनेप्स भी बोला जाता है, लेकिन ये यहाँ पे केमिकली सिग्नल पार जा रहा है, इसको केमिकल साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और एक और तरह का साइनेप्स होता है, वो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, जहाँ से सिग्नल डायरेक्टली, वो जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा था वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, पार चला जाता है। लेकिन केमिकल साइनेप्स में एक्शन पोटेंशियल आता है, वहाँ से केमिकल रिलीज होते हैं उस, क्योंकि बीच में गैप होता है, फिर वो केमिकल आगे जाके मसल सेल के पास जाते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा का पूरा ये समझ आ चुका होगा। हमने यहाँ पे देख लिया कि ब्रेन किस तरह से जुड़ा हुआ है हमारे सेल के साथ, और साथ में सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो मसल सेल्स हैं या फिर हमारे मसल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो बोलती है कि हमारे जो फिलामेंट्स हैं, मेन दो ही फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, जिसको मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। ये थ्योरी बोलती है कि मायोसिन फिलामेंट जो हैं उसके जो हेड्स हैं वो एक्टिन के साथ जुड़ते हैं, फिर उसको खींचते हैं, स्लाइड करते हैं अंदर की तरफ। कहाँ अंदर की तरफ? एम लाइन की तरफ। जैसे इधर एम लाइन होती है तो सार्कोमेर के सेंटर की तरफ उसको पुल करते हैं, स्लाइड करते हैं उसको। इसलिए इस थ्योरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है। तो जैसे ही वो स्लाइड करते हैं तो हमारा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे होती है मूवमेंट। तो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस तरह से काम करती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उससे पहले क्या क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन क्या हो गया? एक्साइटेशन मतलब है एक्साइट करना, जो हमने देखा था वहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के, जो हमें स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि हम मसल्स को एक्साइट कर सकते हैं। एक्साइट कौन करता है? ब्रेन। पहले ब्रेन एक्साइट करेगा, फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे ब्रेन जो है एक्साइट करता है, फिर कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ये कपलिंग करके ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होती है? ये एक सीक्वेंस होती है इवेंट्स की, जो हमारी नर्व इम्पल्स, जो हमारी ब्रेन से सिग्नल जनरेट होता है, उसको, उस सिग्नल को किस तरह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो जो जितने भी स्टेप्स, जितनी भी सीक्वेंस है, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इसका लास्ट स्टेप होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसी एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का पार्ट होता है, वो लास्ट वाला होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के 4 स्टेप्स हैं। अगर आपने ये चारों स्टेप समझ लिए तो आपको पूरा का पूरा मसल की कॉन्ट्रैक्शन समझ आ जाएगी, बीच में ही आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी पता चल जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक्साइटेशन का? अगर आपने मसल को एक्साइट करना है, मसल को कमांड देनी है, तो क्या करोगे? हमारा ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करेगा, जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। उस सिग्नल को, वो जनरेट होता है, फिर वो सिग्नल वहाँ से ट्रैवल करता है और हमारे मोटर न्यूरॉन तक पहुँचता है। दूसरा स्टेप है, या फिर मसल के पास पहुँचता है। दूसरा स्टेप है, जो हमारा सिग्नल जो है वो, हमने आपको बताया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो जो सिग्नल है फिर उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करता है, क्रॉस करके मसल्स के पास पहुंच जाता है। फिर मसल्स के पास पहुंचने से, मसल के तो मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, फिर वो सिग्नल मसल की मेम्ब्रेन से अंदर जाता है और जाता है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचता है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज होती है। जब कैल्शियम रिलीज होती है तो फिर होता है क्रॉस ब्रिज साइकिल, जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो चौथा, फोर्थ स्टेप है आपका एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग का। चलिए वन बाय वन डिटेल में इन चारों स्टेप्स को समझते हैं, जिससे आपको बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सबसे पहला स्टेप क्या है? हमारा ब्रेन सिग्नल जनरेट करता है। ब्रेन सिग्नल जनरेट करेगा, वो सिग्नल, उस सिग्नल को बोलते क्या है? उस सिग्नल को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। वो सिग्नल ट्रेवल करता है ब्रेन से, कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ जाता है? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड से निकल के मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास पहुंच जाता है। ये है आपकी मोटर यूनिट की सेल बॉडी, जो हमने आपको मोटर यूनिट के टॉपिक में पढ़ाया है। सेल बॉडी के बाद पहुंचने के बाद वो सिग्नल एक्सॉन में जाता है। फिर एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स, बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, वहाँ पे जाता है वो सिग्नल।
फिर एक्सॉन टर्मिनल्स जुड़े होते हैं आपके मसल के साथ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहे होते हैं, तो उस जंक्शन के पास पहुंच जाता है। अभी मसल के पास नहीं गया, अभी सिर्फ न्यूरॉन के जंक्शन के पास गया है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके बीच में गैप होता है, एक क्लेफ्ट होती है। तो वो पहुंच गया आपका, ये वाला है न्यूरॉन का पार्ट, ये वाला है मसल, बीच में है गैप। आपका सिग्नल अभी फर्स्ट स्टेप में ब्रेन से लेके यहाँ तक पहुंच गया। जैसे ही यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका साइनेप्टिक सॉरी एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल में ये सिग्नल पहुंच गया है। जब यहाँ पे सिग्नल पहुंचता है तो यहाँ से कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जब वो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम हमारा इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर रश करता है, कैल्शियम इसके अंदर आना शुरू हो जाता है बाहर से, ठीक है। बाहर क्या है, बाहर साइटोप्लाज्म है आपके न्यूरॉन सेल का, प्लाज्मा जो होता है वहाँ से कैल्शियम अंदर आता है। कैल्शियम जब उसके अंदर आएगा तो अंदर होती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। क्या होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स? वेसिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बैग्स जिनके अंदर कुछ केमिकल्स रखे होते हैं। कौन से केमिकल्स रखे होते हैं, एसिटोकोलिन, एसिटोकोलिन केमिकल्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ से कैल्शियम अंदर आता है वो वेसिकल्स को स्टार्ट कर देता है, इन गाड़ियों को स्टार्ट कर देता है, इनको एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेट होती हैं तो ये जाती हैं आगे जाके, जो गैप था बीच में वहाँ पे उन केमिकल्स को रिलीज़ कर देती हैं। एसिटोकोलिन यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। फिर एसिटोकोलिन उस गैप को क्रॉस करके पार जाता है हमारे मसल्स के पास। मसल के इस एरिया को क्या बोलते हैं, जहाँ से वो जंक्शन बना रहा होता है, इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। तो उस मोटर एंड प्लेट पे वो स्पेशल एरिया होता है मसल सेल का, सार्कोलीमा का स्पेशल एरिया है। वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो रिसेप्टर्स उस एसिटोकोलिन को रिसीव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसीव हो रहा है एसिटोकोलिन, यहाँ पे आके आ रहा है, रुक रहा है। जैसे ही वो रिसेप्टर्स जो है वो गेट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो रिसेप्टर्स पे जैसे ही एसिटोकोलिन लगता है तो वो गेट्स खुल जाते हैं। जैसे ही वो गेट्स खुलते हैं तो उन गेट्स के अकॉर्डिंग के अंदर बाहर से उनके हमारे सेल के अंदर क्या फ्लो करता है, बाहर से हमारे सेल के अंदर आयंस फ्लो करते हैं। कौन से आयंस? वो होते हैं आपके सोडियम आयंस। सोडियम आयंस बाहर से अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे सोडियम आयंस अंदर जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो हमारी सार्कोलीमा जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल ब्रेन से यहाँ तक आया था, क्या एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन से जनरेट होकर जहाँ पे आया था हमारे एक्सॉन टर्मिनल के पास, तो उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट किया, केमिकल फिर पार किया उस सिग्नल लेके, फिर उस केमिकल ने फिर से आगे नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको फिर वो सिग्नल फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है, हमारे मसल सेल की मेम्ब्रेन है, उसका एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है तो पूरी की पूरी हमारी सार्कोलीमा में वो एक्शन पोटेंशियल फैल जाता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था मसल सेल के स्ट्रक्चर में कि हमारी सार्कोलीमा जो है उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वहाँ से अंदर ट्यूब्स की होती हैं, उन ट्यूब्स को टी ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो वो जो एक्शन पोटेंशियल आया सार्कोलीमा में, वो टी ट्यूब्यूल के रास्ते से अंदर चला जाता है और वो पहुँच जाता है आपके ट्राइएड के पास। ट्राइएड के बाद जैसे ही वो पहुंचता है जहाँ पे हमने बताया था ये सार्कोलीमा है, जहाँ से एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल के जरिए अंदर आया, तो हमने आपको बताया टी ट्यूब्यूल के साथ जुड़े होते हैं टर्मिनल सिस्टेनी। टर्मिनल सिस्टेनी ये भी बताया था ना स्ट्रक्चर में। टर्मिनल सिस्टेनी क्या होते हैं, जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होती है। तो जो एक्शन पोटेंशियल जहाँ पे पहुंचा, उसने क्या किया, ये टर्मिनल सिस्टेनी और ये टी ट्यूब्यूल ये जुड़े होते हैं एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से। तो वो एक्शन पोटेंशियल की सेंसिटिव प्रोटीन होती है। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही चेंज होता है वो प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर चेंज करती हैं और ये टर्मिनल सिस्टेनी के गेट खुल जाते हैं, वहाँ से कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाती है। कैल्शियम बाहर आके चली जाती है आपके थिन फिलामेंट्स के पास, पतले वाले फिलामेंट के पास कैल्शियम पहुंच जाती है। तो जो सिग्नल आपके ब्रेन से चला था वो ब्रेन से सिग्नल आया, ठीक है। ब्रेन से ब्रेन से सिग्नल आया एक एक्शन पोटेंशियल के रूप में, मतलब एक इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे जाके हमारे जो जो आपका ये था, क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन,
वहाँ पे ये सिग्नल एज ए केमिकल सिग्नल क्रॉस किया उस गैप को, साइंटिफिक लेफ्ट को, आगे जाके मोटर एंड प्लेट जब मसल सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, उस मेम्ब्रेन में फिर से ये सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है टी ट्यूब्यूल के रास्ते से अंदर तक गया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ एक्सटर्नल सिस्टेनिंग के पास गया, वहाँ पे जाके उस सिग्नल ने रिलीज़ किए केमिकल्स या फिर आयन जिसको बोलते कैल्शियम आयन्स। तो कैल्शियम आयन वो सिग्नल मतलब कैल्शियम आयन वही सिग्नल है, वो सिग्नल कैल्शियम के अकॉर्डिंग कैल्शियम के रूप में गया आपके थिन फिलामेंट्स के पास। अब थिन फिलामेंट्स हमने आपको बताया था, जो थिन फिलामेंट्स हैं, पतले वाले फिलामेंट्स हैं, उनके ऊपर एक्टिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है और ट्रोपोनिन होती है। एक्टिन जो है उसके ऊपर साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट जहाँ पे मायोसिन हेड जुड़ता है। ट्रोपोमायोसिन ने उस बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा होता है और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जुड़ी होती है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक टीपीसी था जहाँ पे कैल्शियम जुड़ती है। तो जैसे ही ये कैल्शियम यहाँ पे आई तो उस कैल्शियम ने वो जुड़ गई यहाँ पे ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही कैल्शियम जुड़ती है तो ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन चेंज करता है। जब ट्रोपोनिन पोजीशन चेंज करता है तो वो जुड़ा हुआ है ट्रोपोमायोसिन के साथ, जिसने इस एरिया को कवर करके रखा है। तो वो ट्रोपोमायोसिन को भी साइड पे कर देता है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन साइड होती है तो वो ये जो खाली जगहें हैं, जो जुड़ने वाली जगह है आपके एक्टिन के ऊपर, वो खाली हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। और जैसे ही ये जगह फ्री होती है तो हमारे जो मायोसिन हेड हैं वो उस जगह पे जुड़ जाते हैं, क्योंकि मायोसिन हेड के ऊपर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। वो साइट इस मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाती है। जुड़ने से एक ब्रिज बन जाता है जहाँ से स्टार्ट होता है क्रॉस ब्रिज साइकिल। ये क्रॉस ब्रिज बन गया और ये क्या करता है, इस एक्टिन को अंदर खींचता है। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग करना। और इसी इसी के बेस पे बनी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो अभी हम समझेंगे। जो फोर्थ स्टेप है आपका किसका, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का। तो फोर्थ स्टेप क्या आ गया आपका, क्रॉस ब्रिज साइकिल। क्रॉस ब्रिज साइकिल तक पहुंच गए अभी हम। यहाँ पे कैल्शियम आ चुका है, हमारी एक्टिंग बाइंडिंग साइट फ्री हो चुकी है। तो हमारे जो मायोसिन हेड है उसके पास आती है एटीपी। मायोसिन हेड के ऊपर हमने बताया था ना एटीपी बाइंडिंग साइट है, उस साइट पे आके एटीपी जुड़ जाती है। फिर वो एटीपी वहाँ पे जुड़ गई। वहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो मायोसिन हेड होता है उसके ऊपर एटीपीएस डोमेन भी होता है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एटीपी जुड़ता है, और ये एटीपी डोमेन है जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो इस एटीपी को तोड़ते हैं। ठीक है। तो जैसे ही एटीपी आई यहाँ पे मायोसिन हेड के पास, तो वो फिर उसने तोड़ा उस एटीपी को एंजाइम ने। जैसे ही एटीपी ने उस एंजाइम को तोड़ता है उससे निकलती है एनर्जी। एनर्जी निकलने निकलने से यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मायोसिन हेड जो है ढीला सा पड़ा हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाता है और कॉक्ड पोजीशन में आया सीधा हो जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई, एटीपी मिल गई। और कॉग्ड पोजीशन में जैसे ही आता है, जहाँ पे हमने बताया कि कैल्शियम पहुंच चुकी है और वो ट्रोपोमायोसिन साइड हट चुकी है, वो साइड्स एक्सपोज हो चुकी हैं। तो जैसे ही ये हमारा मायोसिन हेड एक्टिवेट होता है, ये जुड़ जाता है आपके एक्टिन के साथ जहाँ पे बाइंडिंग साइट होती है। जुड़ने के बाद वहाँ से होता है एक फॉस्फेट रिलीज। फॉस्फेट रिलीज होने से ये बॉन्ड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। फिर एडीपी और फॉस्फेट जब रिलीज होते हैं तो हमारा जो कॉग्ड पोजीशन वाला हेड होता है वो एक पावर स्ट्रोक चलाता है। पावर स्ट्रोक करने से उसको पुल करता है मसल, उसको फिलामेंट को। जैसे ही फिलामेंट को पुल करता है तो वो इस पोजीशन में आ जाता है। पुल करने से पहले यहाँ पे था, उसने पुल किया और इधर इधर अंदर की तरफ खींच लिया एक्टिन को। एक्टिन जब अंदर की तरफ आएगा, सार्कोमेर के सेंटर की तरफ आएगा, तो सार्कोमेर छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और हम हमारे मसल जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रॉस ब्रिज साइकिल या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के 4 स्टेप्स हैं। पहला, एटीपी का मायोसिन हेड के साथ जुड़ना। फिर मायोसिन हेड के साथ जुड़ के वो एटीपी टूटता है, टूट के एनर्जी निकलती है और मायोसिन हेड कॉग्ड हो जाता है, सीधा हो जाता है। फिर वो कॉग्ड मायोसिन हेड जुड़ जाता है आपके एक्टिन के साथ, क्योंकि वहाँ पे साइट्स एक्सपोज हो चुकी होती हैं। उसके बाद एडीपी और फॉस्फेट रिलीज होते हैं और जो मायोसिन हेड है वो एक पावर स्ट्रोक करता है, खींचता है, पुल करता है एक्टिन को अंदर की तरफ खींच के यहाँ पे आ जाता है, जिससे होती है कॉन्ट्रैक्शन। फिर खींचने के बाद फिर ये एडीपी और फॉस्फेट जा चुके होते हैं, फिर से एक नया एटीपी आता है। नया एटीपी आता है, फिर वो तोड़ता है, फिर जुड़ता है, फिर खींचता है, फिर छोड़ के नया एटीपी आता है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल। ठीक है। ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जिससे हमारे मसल्स में फोर्स प्रोड्यूस होती है और हम मूवमेंट करते हैं और हम वेट्स को उठाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है यहाँ से लेके
कहाँ से? फर्स्ट स्टेप क्या था? ब्रेन टू एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का। दूसरा स्टेप क्या है? एक्सॉन टर्मिनल टू सार्कोलिमा, यहाँ सार्कोलिमा तक पहुँच गया, यहाँ पे जो भी हुआ। फिर तीसरा स्टेप है सार्कोलिमा टू अंदर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और कैल्शियम रिलीज होना। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप है यहाँ पे जो क्रॉस ब्रिज साइकिल, जो पूरा का पूरा एटीपी आ रहा है, टूट रहा है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इस तरह से मसल कॉन्टैक्ट करता रहता है। तो हमारे मसल्स क्या कंटिन्यू कॉन्टैक्ट करते हैं? नहीं, वो रिलैक्स भी करते हैं। तो मसल रिलैक्स कैसे होगा, कब होगा? When neural transmission to muscle fiber cease, then acetylcholine is removed from the cleft. सबसे पहले जब हमारा ब्रेन सिग्नल देना बंद कर देगा तो यहाँ से एसिटोकोलिन रिलीज होना बंद हो जाएगा। जब एसिटोकोलिन रिलीज होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा एसिटोकोलिन निकला हुआ है वो वापस जाना शुरू करता है। तो वो कैसे जाता है? जहाँ तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है, वापस चला जाता है क्लेफ्ट से, जहाँ फिर उसको तोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही एसिटिलकोलिन खत्म होगा तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मसल सेल का वो नॉर्मल हो जाएगा, वो एक्टिवेट नहीं रहेगा। जब हमारा एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल होगा, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होना भी बंद हो जाएगी। जब कैल्शियम रिलीज होना बंद होती है तो ये जो एक्टिव कैल्शियम है, इसको एक्टिव पंप लगे होते हैं, वो पंप एक्टिवली कुछ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और कैल्शियम को वापस इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देते हैं। जैसे ही कैल्शियम यहाँ से हटती है तो क्या होता है? हमारा जो बाइंडिंग साइट्स है हमारे एक्टिन के ऊपर, वो उसको फिर से ट्रोपोमायोसिन कवर कर लेता है। जब बाइंडिंग साइट कवर हो जाएंगी तो मायोसिन हेड नहीं जुड़ सकते हैं। जब वो नहीं जुड़ेंगे तो हमारा मसल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि मसल किस तरह से रिलैक्स होता है। एक तो एसिटोकोलिन के हटने से, दूसरा कैल्शियम का वापिस जाने से। तो इस तरह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अब हमारी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो अलग अलग तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। चलिए वो थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं कि स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं। और स्केलेटल मसल जो है हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवाते हैं। मूवमेंट्स करने के लिए हमारे स्केलेटल मसल्स को फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो अभी हमने समझा कि किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शंस का सही मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल एक्शन व्हेन इट प्रोड्यूस फोर्स। जब भी हमारा मसल ताकत, जब फोर्स प्रोड्यूस करता है, उस एक्शन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मसल शॉर्ट ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बाइसेप्स मसल है वो छोटा हो रहा है और फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वो इस डंबल को ऊपर लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे कि ये मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इस एग्जांपल से समझिए कि ये जो प्लेयर है, अगर ये नीचे से रोप के जरिए ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसको ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, धीरे 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 करते 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 ये ऊपर पहुंच गया, ताकत फोर्स प्रोड्यूस करी जिससे ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे इसको अगर होल्ड करना है, रुकना है, तो भी इसको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर फोर्स नहीं लगाएगा ये प्लेयर तो नीचे गिर जाएगा। उसके बाद जहाँ से अगर नीचे आना है फिर से वापिस, अगर एकदम से छोड़ देगा तो एकदम से नीचे आ जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे धीरे 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 नीचे आना है इसको, तो फिर से फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है इस प्लेयर को ऊपर जाने के लिए फोर्स लगानी पड़ रही है, कहीं भी यहाँ पे कहीं भी होल्ड करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ रही है, और ऊपर से नीचे आने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ रही है। तीनों जगह पे फोर्स लग रही है। वैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में 3 तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। हमारे मसल जब छोटे होते हैं और फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे मसल की लेंथ बढ़ती है लेकिन वो फोर्स लगा रहा होता है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब हमारे मसल जो हैं वो फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन उसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोमेट्रिक एक्शन। तो हमारे मसल जो हैं 3 तरह से एक्ट करते हैं और फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक, वो छोटे होते हैं तो फोर्स लगाते हैं। एक, वो लंबे हो रहे होते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं। और कई बार मसल वहीं पर रुका हुआ है लेकिन फोर्स लगा रहा होता है। इस एग्जांपल में आपको तीनों समझ आ जाएंगे। अगर आपका डंबल यहाँ से नीचे है, मान लो यहाँ से ये, अगर ये बाइसेप्स डंबल नीचे है, यहाँ से आपको ऊपर उठाना है, इसको इस पोजीशन में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपका जो बाइसेप्स मसल है वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा और डंबल यहाँ से ऊपर आ जाएगा। बाइसेप्स मसल फोर्स तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इसकी लेंथ छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है? इसकी लेंथ छोटी हो रही है, इसको बोले शॉर्टनिंग।
शॉर्टनिंग होगी छोटी होना, तो इसको कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। आपका बाइसेप्स कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और जिससे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। वहीं इस डंबल को अगर यहीं पे होल्ड करना है तो भी आपको फोर्स लगानी ही पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये होल्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपका बाइसेप्स मसल है वो कोई चेंज नहीं कर रहा है, वो जैसी जिस लेंथ पे है उसी लेंथ पे रहेगा, लेकिन ताकत लगाता रहेगा। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, मतलब हमारा मसल जो है वो फोर्स लगा रहा है लेकिन लेंथ कोई चेंज नहीं हो रही है। तीसरा है कि अगर इस डंबल को आपने वापस बाजू सीधी करनी है तो छोड़ोगे तो आराम से नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे झटका लगेगा। अगर इसको धीरे धीरे नीचे लेके आओगे तो आपके बाइसेप्स को फिर से ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब डंबल को ऊपर लाते समय तो ताकत लगाई, नीचे लेते टाइम भी आपको ताकत लगानी ही पड़ेगी, फोर्स प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी। तो जब हमारा बाइसेप्स मसल इसको नीचे लेके जा रहा होगा तो ये इसकी लेंथ छोटी हो रही होगी, बड़ी, इसकी लेंथ बड़ी होती है, तब ये लंबा हो जाता है जब नीचे जाता है ऐसे। हाथ बाजू आपकी सीधी होगी तो बाइसेप्स की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन वो फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल लंबा हो रहा है लेकिन फोर्स लगा रहा है, इसको बोलते हैं ई सेंट्रिक, अवे फ्रॉम सेंटर। वो सेंट्रिक है टूवर्ड्स सेंटर, छोटा होना। ई सेंट्रिक है सेंटर से दूर जाना, मतलब लंबा होना। और आइसोमेट्रिक, आइसो सेम है, मेट्रिक लेंथ होता है सेम लेंथ। तो तीन तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन जब लेंथ डिक्रीज होती है मसल की, फोर्स लगाता है। ई सेंट्रिक कंट्रैक्शन जब लेंथ बढ़ती है और फोर्स लगाता है। आइसोमेट्रिक हो गया, लेंथ में कोई चेंज नहीं है और फोर्स लगा रहा है। इसको हम देखते हैं कि हमारे, ये तो हमने पूरे के पूरे मसल की देखी। अब हम देखेंगे सार्कोमेयर के अंदर किस तरह से ये काम करती हैं तीनों चीज़ें। मान लो ये आपको दिख रहे हैं, ये सार्कोमेयर आपको दिख रहा है, ये आपकी जेड लाइन है, ये पतला वाला फिलामेंट है, ये मोटा वाला फिलामेंट है, ये उसके हेड जुड़े हुए हैं, और ये एक और जेड लाइन है और सेंटर में एम लाइन होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी एग्जांपल हम आपको यहाँ से बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये है आपकी जेड लाइन, ठीक है। ये जो दो रोप्स हैं ये जेड लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं, एक है एक्टिन फिलामेंट पतला वाला, ये भी एक्टिन फिलामेंट है। और ये बीच में जो इंसान है ये है थिक फिलामेंट। उसके दो हेड्स जो हमने बताया, ये आर्म्स जो हैं ये हेड्स हैं थिक फिलामेंट के, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले हेड्स। तो अब जब ये आपका मायोसिन फिलामेंट जो है, इसने अगर ऊपर जाना है जेड लाइन, आपकी जेड लाइन की तरफ, ये आपका मायोसिन फिलामेंट है ना, ये जेड लाइन की तरफ ट्रैवल करता है ना, तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ऊपर जाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जाएगा। और अब ऊपर आ गया, ये नीचे से ऊपर आ गया है, यहाँ पे रुकेगा अगर तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर यहाँ से नीचे आना है फिर से, तो हाथ छोड़ देगा तो एकदम से नीचे आ जाएगा, लेकिन उसका तो फ़ायदा नहीं है, इंजरी हो जाएगी। धीरे धीरे ही आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो भी फोर्स लगेगी। इसका मतलब है कि हमारा ये जो मायोसिन फिलामेंट है, जब ये जेट लाइन की तरफ जाता है, जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, जेट लाइन की तरफ जाएगा तो सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, लेंथ छोटी हो जाएगी, लेकिन ताकत लगाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह से ये सार्कोमेर है और अगर हमें अपोजिट साइड ताकत लगानी है, मसल लेंथ लंबा होगा लेकिन फिर भी ताकत लगानी पड़ेगी, उसको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और अगर एक ही जगह पे रुका हुआ है, कोई लेंथ चेंज नहीं हो रही है, उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ आएगी। यहाँ से देखिए, इस एग्जांपल से देखिए, इस शोल्डर बार को अगर आप लिफ्ट करोगे ऊपर, तो आपका डेल्टॉइड जो है वो छोटे होते हैं और फोर्स लगाते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर ऊपर होल्ड करोगे तो आपके शोल्डर्स को ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन लेंथ चेंज नहीं हो रही है, आइसोमेट्रिक। और वहाँ से जब नीचे आता है तो ई सेंट्रिक, मसल लेंथ लंबी हो रही होती है लेकिन धीरे धीरे नीचे आओगे तो फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी, तीनों तरफ से फोर्स लगती है। तीन तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उनमें कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों में मूवमेंट हो रही है, इसलिए इनको डायनेमिक बोलते हैं। और आइसोमेट्रिक में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है क्योंकि स्टैटिक है, जैसे आपके प्लैंक्स होते हैं, तो इसलिए इनको स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, आइसोमेट्रिक्स को। तो अभी तक हमने देखा है कि मसल्स में फोर्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है तीन टाइप से, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से। तो इसी के साथ साथ जुड़ता हुआ टॉपिक है कि ये फोर्स प्रोड्यूस होती है हमारे मसल में, लेकिन हमारे मसल्स उसको रेगुलेट भी करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, अगर आपने टी का कप उठाना है तो आपको कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी।
वहीं आपने डंबल उठाना है बाइसेप्स से तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। चाहे आप टी का कप उठा रहे हो चाहे डंबल उठा रहे हो, काम तो बाइसेप्स मसल ही करेंगे। मसल तो एक ही है, बाइसेप्स मसल, आपको नाम भी पता है। ठीक है, तो वो मसल किस तरह से टी का कप उठाने के लिए कम ताकत लगाता है, 5 kg का डंबल उठाना हो तो थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाता है, अगर 10 kg का उठाना हो तो वही मसल और ज़्यादा ताकत लगाता है। और अगर आपने 1 RM उठाना है अपना 15-20 kg, जितना भी 1 RM जितना मैक्सिमम उठा सकते हो, तो पूरी की पूरी ताकत लगाता है। तो किस तरह से हमारा मसल जो है आपकी फोर्स को रेगुलेट कर रहा है, इसी तरह से हम फोर्स को अपनी लाइफ में रेगुलेट करते हैं। अगर आपने छोटा जंप करना है कहीं पे, छोटी सी खड्डे को क्रॉस करना है तो छोटी कम ताकत लगाते हो, बड़ा जंप करना है तो ज़्यादा ताकत लगाते हो। क्रिकेट वाला प्लेयर जो है, आप देखते हो कि अगर विकेट कीपर पास में है 20-30 मीटर पे, वो कम ताकत से बॉल फेंकता है, अगर बाउंड्री से बॉल फेंकनी हो तो ज़्यादा ताकत लगाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, मसल्स की फोर्स को रेगुलेट करते हैं कि कितनी फोर्स चाहिए उतनी ही लगाते हैं। तो किस तरह से होती है, कौन सा अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा है, कैसी मेजरमेंट कर रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं फोर्स रेगुलेशन। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ट्विच, समेशन और टेटनस, साथ में ग्रेडेड रिस्पॉन्स। इनको समझ लोगे तो आपको फोर्स रेगुलेशन बिल्कुल पता चल जाएगी, कैसे हमारा मसल जो है डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग फोर्स लगा सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे मसल जो हैं, बेसिक यूनिट जो है हमारा ब्रेन और मसल्स का जो बेसिक यूनिट है उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। मोटर यूनिट जो है क्या होता है, एक न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जितने भी मसल सेल्स को एक्टिवेट करता है उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आता है हमारे उस मोटर न्यूरॉन के पास, तो उस न्यूरॉन के साथ जितने भी मसल्स जुड़े होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से वो करते हैं फोर्स प्रोड्यूस, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। एक बार सिग्नल आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्विच। ट्विच क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स ऑफ ए मोटर यूनिट टू ए सिंगल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। जब एक बार ही सिग्नल आ रहा है तो ये आपका एक मोटर यूनिट, पूरा मसल नहीं, एक मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्स बनाता है, फिर वो रिलैक्स कर जाता है, उसको बोलते हैं ट्विच। अब क्या एक ही बार सिग्नल आता है हमारे ब्रेन से, हमारे ब्रेन से तो सिग्नल बार बार आ सकता है। तो यहाँ से एक बार सिग्नल आया, फोर्स बनी, रिलैक्स हो गया, ये हो गया ट्विच। वैसे ही दूसरी बार सिग्नल आया, यहाँ पे फोर्स बनी, मसल रिलैक्स हो रहा था, एक और सिग्नल आ गया, तो मसल सेंटर से ही वहीं से पूरा रिलैक्स नहीं होता, वहीं से और फोर्स बनाई तो दोनों की फोर्स ऐड होगी, तो इतनी होगी। फिर रिलैक्स हो रहा था, फिर से एक और सिग्नल आ गया तो और फोर्स बन गई। जब 3 बार सक्सेसिव सिग्नल आ जाए तो फोर्स सम हो जाती, ऐड हो जाती है, इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है, देखिए समेशन क्या है, एडिशन ऑफ सक्सेसिव ट्विचेस। ट्विचेस क्या हो गया, फोर्स प्रोड्यूस करना, एक बार फोर्स प्रोड्यूस करना, सक्सेसिव नेक्स्ट नेक्स्ट वाले तीनों ऐड हो जाते हैं। और सीरीज ऑफ 3 स्टिमुलस, जब 3 बार स्टिमुलस आएंगे रैपिड सीक्वेंस में, कब, पहले वाला जब रिलैक्स नहीं हुआ होगा तभी आ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा मसल जो है वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस करता है, जिसको समेशन बोलते हैं। अब 3 बार भी नहीं, हमारा ब्रेन तो बहुत ज़्यादा बार कंटिन्यू सिग्नल भेज सकता है। जब बार बार सिग्नल आएंगे तो क्या होगा, हमारे मसल ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिग्नल आते जा रहे हैं, वो फोर्स बढ़ती जाएगी, सिग्नल आते जाएंगे, फोर्स बढ़ती जाएगी, और हमारे हमारे मोटर यूनिट की जितनी मैक्सिमम फोर्स होगी उस फोर्स पे पहुंच जाएगा। और बार बार सिग्नल, जब कंटिन्यू सिग्नल आ रहा है तो वो फोर्स वहीं पे मेंटेन रहेगी, मसल रिलैक्स नहीं करेगा। तो वो जो ग्रेटर फोर्स जो बन रही है उसको बोलते हैं टेटनस। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस इज इंक्रीज फर्दर, ये टेटनस को बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्शन, जो एक एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो आपको नहीं दिखेंगी, वो ब्लेंड हो जाएंगी, एक मिक्स हो जाएंगी और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी, सिंगल स्टेट पहुंच जाएगी, जिसको टेटनस बोला जाता है। टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन तब तक रहती है जब तक स्टिमुलस आता रहता है, तब तक टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन रहती है। ये तीनों तो समझ आ गए आपको कि हमारा जो एक मोटर यूनिट है किस तरह से फोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर एक बार सिग्नल आता है तो वो एक बार फोर्स प्रोड्यूस करता है, दूसरी बार आता है तो दूसरी बार करता है, तीसरी बार आता है तो तीसरी बार करता है, लगातार सिग्नल आ रहा है तो लगातार फोर्स प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, अब क्या हमारे मसल में एक ही मोटर यूनिट होता है, हमारा जैसे बाइसेप्स मसल है या कोई भी मसल है उसमें एक मोटर यूनिट नहीं होता है, बहुत सारे मोटर यूनिट होते हैं। हमारे मसल्स में 100 मोटर यूनिट हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, कुछ मसल ऐसे हैं बड़े बड़े जिसमें 2000 मोटर यूनिट भी होते हैं। तो जब सिग्नल आता है तो एक को नहीं आता है, बहुत सारे मोटर यूनिट को सिग्नल आता है। कितनों को आएगा, मैक्सिमम को आएगा, आधों को आएगा, 50% को, 25% कितनों को आएगा,
वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़रूरत होगी, जो हमने आपको बताया, अगर चाय का कप उठाना है तो कम मोटर यूनिट को सिग्नल आएगा, अगर हमने डंबल उठाना है तो सारे के सारे मोटर यूनिट को सिग्नल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ये मसल में एक छोटा मोटर यूनिट है, 3 मसल हैं, मसल सेल है। ये एक बड़ा मोटर यूनिट है जिसमें 5 मसल सेल है। ये एक और बड़ा मोटर मोटर यूनिट है जिसमें 10-12 मसल सेल लगे हुए हैं। तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें मोटर यूनिट भी अलग अलग होते हैं, मतलब साइज के हिसाब से। कुछ छोटे छोटे होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपको कम फोर्स चाहिए तो छोटे छोटे मोटर यूनिट काम करते हैं, ज़्यादा फोर्स चाहिए तो बड़े बड़े मोटर यूनिट काम करते हैं। तो वही यहाँ पे समराइज किया हुआ है इन्होंने। क्या बोला हुआ है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? सिंगल ट्विच जो है, जब इतनी इतनी सिग्नल बन जाए कि एक बार एक मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। उसके बाद होता है सब मैक्सिमल स्टिमुलस, मतलब जब ज़्यादा फोर्स चाहिए तो एक मोटर यूनिट से काम नहीं चलता है, 3-4 मोटर यूनिट काम करते हैं, तो वो इस तरह से थोड़ी फोर्स बढ़ जाती है। जब मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो सारे के सारे मोटर यूनिट काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इनसे एक प्रिंसिपल निकलता है कि कौन से मोटर यूनिट है वो पहले काम करेंगे, छोटे वाले कि बड़े वाले। इस प्रिंसिपल का नाम है हैंड्स साइज प्रिंसिपल। ये बोलता है कि मोटर यूनिट आर जनरली रिक्रूटेड। रिक्रूटेड का मतलब होता है यूज़ करना उनको। जनरली मोटर यूनिट कौन से यूज़ होते हैं? स्मॉलेस्ट मोटर यूनिट टू लार्जेस्ट मोटर यूनिट। पहले छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े। अगर छोटों से काम नहीं चलेगा, अगर नीचे डंबल पड़ा हुआ है, पहले आप कम ताकत लगाओगे, वो नहीं उठा, तो आप फिर ज़्यादा ताकत लगाते हो ना। तो कम ताकत कौन लगाएंगे? छोटे वाले। पहले छोटे वाले इस्तेमाल होंगे, अगर नहीं वो डंबल उठ रहा है तो आप पूरी ताकत लगाते हो, सांस लेके पूरी ताकत लगाते हो। तो आप बड़े वाले मोटर यूनिट भी साथ में यूज़ कर लेते हो, जिसको मैक्सिमल स्टिमुलस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं, जो बताता है कि पहले छोटे वाले इस्तेमाल होंगे फिर बड़े वाले। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं हैंड्स साइज प्रिंसिपल। मतलब साइज के हिसाब से ही मोटर यूनिट इस्तेमाल होते हैं, पहले छोटे वाले फिर बड़े वाले। तो यहाँ से दो कंसेप्ट निकल रहे हैं, एक है ऑल और नन रिस्पॉन्स, एक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स। ऑल और नन क्या है? ऑल क्या होता है? जहाँ तो सारे के सारे, जहाँ कोई भी नहीं। ये ये कौन फॉलो करता है? ऑल और नन फिनोमेना इज शोन बाय मोटर यूनिट। मोटर यूनिट इस फिनोमेना को शो करता है। क्यों? व्हेन अ मोटर यूनिट इज स्टिमुलेटेड, जब भी मोटर यूनिट स्टिमुलेट होता है तो सारे के सारे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे हमने आपको इधर बताया कि जब भी इस मोटर यूनिट में सिग्नल आएगा तो इसके साथ जितने भी मसल फाइबर मसल सेल लगे हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे बनता है ट्विच। ये हो गया ऑल और नन, जहाँ तो सारे करेंगे। और अगर सिग्नल नहीं आएगा, जो हमने यहाँ पे देखा कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाता है तो वो मोटर यूनिट फायर कर जाता है। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आता है तो मोटर यूनिट फायर नहीं करता है। इसको बोलते हैं ऑल और नन, जहाँ तो होगा, जहाँ बिल्कुल नहीं होगा। ये हो गया मोटर यूनिट का। लेकिन एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। हमने आपको बताया हमारे मसल्स में एक से ज़्यादा मोटर यूनिट होते हैं, तो वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स को फॉलो करते हैं। अगर मसल्स में ऑल और नन फिनोमेना होता तो क्या होता? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अगर आपने चाय का कप उठाना है तो भी पूरी की पूरी ताकत लगाता तो चाय आपकी गिर जाती। तो आप हमारे मसल्स ऑल और नन फिनोमेना नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपने क्रिकेट बॉल जो है, अगर आप विकेट कीपर से 10 मीटर दूर खड़े हो तो आप वहाँ से पूरी पूरी ताकत लगा दोगे तो बॉल तो विकेट कीपर के ऊपर से निकल जाएगी। अगर आप बाउंड्री पे खड़े हो तो वहाँ से पूरी ताकत लगाओगे तो पहुंचेगी ना, लेकिन पास खड़े हो तो आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मसल्स जो है वो ऑल और नन नहीं करते हैं, मतलब पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ मसल सेल उस मसल के कुछ मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जितनी ज़रूरत है वैसे करते हैं। उसको बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स। अब मसल इज डिफरेंट फ्रॉम मोटर यूनिट से अलग होता है। मसल है मोर देन वन मोटर यूनिट, एक मसल में एक से ज़्यादा मोटर यूनिट होते हैं। मसल डज नॉट शो ऑल ऑल नन फिनोमेना, इसलिए मसल्स जो है वो ऑल और नन फिनोमेना रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं जैसे मोटर यूनिट करता है। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स शो करता है हमारे मसल्स जो हैं। दिस मीन्स मसल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ इट्स फाइबर्स वाइल अदर आर रिलैक्सिंग। तो इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कि मसल्स कुछ फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी वाले रिलैक्स हो रहे थे उस टाइम पे। ऐसा हो सकता है मसल्स में। इसी वजह से आप चाय को उठा सकते हो और डंबल को भी उठा सकते हो, अलग अलग लेवल की अलग अलग अमाउंट की फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस मीन्स वी कैन रेगुलेट द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे हमें समझ क्या आ रहा है कि अगर हम कम फोर्स प्रोड्यूस करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फोर्स रेगुलेशन। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ फोर्स रेगुलेशन को
समझने के लिए आपको ट्विच समझना पड़ेगा, समेशन पर समझनी पड़ेगी, टेटनेस समझना पड़ेगा और ग्रेडेड रिस्पॉन्स समझने पड़ेंगे। अब तीनों चारों आपको समझ आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे मसल्स जो है फोर्स को रेगुलेट कैसे करते हैं, कैसे कम फोर्स प्रोड्यूस होती है, कैसे ज़रूरत पे ज़्यादा हो जाती है। तो इसके 3-4 मेथड्स हैं जो हमारे मसल्स इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड मसल इस्तेमाल करता है फ्रीक्वेंसी समेशन का। समेशन तो आपको पता है, ऐड करना, सिग्नल्स को ऐड करना। वो फ्रीक्वेंसी समेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो बार बार रिपीट होती है। फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ ए मोटर यूनिट, ये सिर्फ एक मोटर यूनिट में। अगर आपको कम ताकत चाहिए तो वो मोटर यूनिट में क्या होगा, बार 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 सिग्नल भेजोगे तो टेटनस स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी समेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ये वाली। यहाँ पे एक बार सिग्नल आया फोर्स, एक बार सिग्नल आया फोर्स, एक बार। जब ये बार 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो फोर्स बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी समेशन, ठीक है। दूसरी है मल्टी मोटर यूनिट समेशन, जो आपने दूसरा बताया आपको कि एक से ज़्यादा मोटर यूनिट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो हैंड साइज प्रिंसिपल में आता है। और कौन से मोटर यूनिट पहले इस्तेमाल होते हैं? छोटे वाले, फिर बड़े वाले। तीसरा है टाइप ऑफ मोटर यूनिट एक्टिवेटेड। कौन सा मोटर यूनिट एक्टिवेट हो रहा है? छोटा और बड़ा तो है ही है, साथ में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के मोटर यूनिट, टाइप 2B के मोटर यूनिट होते हैं। ये मसल टाइप्स हैं जो हम आपको फास्ट और स्लो ट्विच फाइबर में बताएंगे कि ये स्लो ट्विच फाइबर है टाइप 1। टाइप 2 वाले फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं। उनमें से टाइप 2A होता है और टाइप 2B होता है। टाइप 2B वाले के मोटर यूनिट सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। कौन सा मोटर यूनिट इस्तेमाल हो रहा है उस पर फोर्स डिपेंड करती है। ये वाले हो रहे होंगे तो कम होंगे, ये वाले हो रहे होंगे तो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होती है। फिर है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर एंड सार्कोमेर, कि मसल जब फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लेंथ क्या है उस टाइम पे, उसकी वो किस पोजीशन में है। हमने कॉन्ट्रैक्शंस में समझा था, जहाँ हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में भी समझा है कि फोर्स प्रोड्यूस होती है जब हमारे मायोसिन फिलामेंट के जो हेड हैं वो एक्टिन को पकड़ते हैं, पकड़ के खींचते हैं अंदर की तरफ। जैसे ये नॉर्मल लेंथ है। नॉर्मल लेंथ में क्या होता है, जो हमारे एक्टिन फिलामेंट हैं वो एम लाइन से दूर होते हैं, गैप होता है। और जो हमारे मायोसिन है वो जेड लाइन से दूर होते हैं, स्पेस होती है थोड़ी सी, ताकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये स्पेस फिल हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्स प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जो हमारे एक्टिन है वो एम लाइन के साथ जुड़ गए हैं और जो मायोसिन है वो जेड लाइन के पास आ गए हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी में फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो अगर इस जगह पे हमारा सार्कोमेर होगा तो वो फोर्स प्रोड्यूस कर लेगा। अगर पहले ही जहाँ पहुँच गया है, इसके आगे तो जा नहीं सकता है, तो फोर्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? या फिर ये पहले, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा दूर दूर चले गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो जेड लाइन और एम लाइन बहुत दूर चली गई है। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक और दो ही मायोसिन हेड, या ये 4 मायोसिन हेड ने पकड़ा है एक्टिन को। यहाँ पे कितनों ने पकड़ा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ने पकड़ा था। तो ये 8 ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेंगे या 4? ये तो पकड़ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए लेंथ क्या है, एक प्रॉपर लेंथ, ऑप्टिमल लेंथ होनी चाहिए जहाँ से मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो आपको इस डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पे है कि कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे है सार्कोमेर की लेंथ। अगर सार्कोमेर की लेंथ ऑप्टिमम होगी तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगी। सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कम फोर्स प्रोड्यूस होगी। सार्कोमेर बिल्कुल एक्सटेंड होगा तो भी कम फोर्स प्रोड्यूस होगी। इस तरह से ये लेंथ चेंज होने से फोर्स प्रोडक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 4 मेन तरीके हैं जहाँ से हम फोर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। जहाँ तो फ्रीक्वेंसी सबमिशन से बार बार सिग्नल बेस की भी फोर्स बना सकते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ मोटर यूनिट को, एक मोटर यूनिट, दो मोटर यूनिट, 3 मोटर यूनिट, 4 मोटर यूनिट, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट होंगे उतनी फोर्स बनेगी। तीसरा है टाइप ऑफ मोटर यूनिट। अगर 4 टाइप 1 के हैं तो कम फोर्स प्रोड्यूस होगी, चारों टाइप 2A के हैं तो ज़्यादा होगी, और चारों अगर टाइप 2X के हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और लास्ट में इनिशियल लेंथ, अगर ऑप्टिमम लेंथ है तो ज़्यादा फोर्स होगी, लेंथ अगर छोटी है, ज़्यादा छोटी है तो भी कम फोर्स बनेगी, लेंथ बहुत लंबी है तो भी कम फोर्स बनेगी। क्यों बनेगी वो हमने आपको बताया, मायोसिन हेड की जो एक्टिन के साथ इंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है और स्पेस कम हो जाती है फोर्स बनाने की, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारे मसल्स फोर्स किस तरह से बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आया था, ये टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप एक्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे मस्कुलर सिस्टम इन फिजिकल एजुकेशन का, जो है टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। हमारे स्केलेटल मसल फाइबर अलग अलग तरह के हैं। एक तो हमने देखा था कि मसल ही अलग अलग तरह के हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। हमारे स्केलेटल मसल के अंदर भी अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं। कुछ फाइबर फास्ट होते हैं,
कुछ फाइबर स्लो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें दो तरह के मसल सेल फाइबर्स पाए जाते हैं। एक होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स, दूसरे होते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स। सभी मसल सेल्स में, सभी स्केलेटल मसल्स में दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, लेकिन परसेंटेज कम या ज़्यादा होती है। कुछ मसल्स में स्लो की परसेंटेज ज़्यादा होती है, कुछ में फास्ट की। जिन लोगों के मसल्स में स्लो ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज ज़्यादा होती है वो मैराथन रनिंग, 5000 10,000 मीटर लॉन्ग रनिंग, रोड साइकिलिंग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं वो एंडोरेंस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एटीपी बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड जिन लोगों में फास्ट ट्विच फाइबर की परसेंटेज स्लो ट्विच से ज़्यादा होती है वो स्प्रिंटिंग में काफ़ी अच्छा करते हैं, जैसे 100 मीटर 200 मीटर में वेट लिफ्टिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। पावर लिफ्टिंग, थ्रोइंग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर हैं वो रिलेट करते हैं पावर, स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ साथ। हमारा जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है उसे हम टाइप 1 भी कहते हैं और फास्ट ट्विच को टाइप 2 भी कहते हैं। तो अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमारे जो स्केलेटल मसल फाइबर है मैंने आपको बताया दो तरह के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन जो टाइप 2 होते हैं वो आगे सब डिवाइड होते हैं। टाइप 1 वाला एक ही होता है जो स्लो होता है, और फास्ट वाले जो हैं वो तीन तरह के हैं। उनमें ह्यूमन बींग्स में दो तरह के ही पाए जाते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है वो बहुत कम पाया जाता है कौन कौन से? सबसे पहला टाइप 1 है जिसे स्लो बोलते हैं। फास्ट वाले में पहला वाला है टाइप 2A, दूसरा वाला है टाइप 2X, तीसरा है टाइप 2B। ये टाइप 2A और टाइप 2X जो है ह्यूमन बींग्स में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी परसेंटेज में पाए जाते हैं, बट टाइप 2B जो है वो रेयरली पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में बहुत कम होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। तो अभी हम जो डिटेल में समझेंगे इन तीनों को समझेंगे, और एंड में, इस टॉपिक के एंड में आपको टाइप 2B के बारे में भी मैं समझा दूंगा। चलिए देखते हैं कि हमारे बॉडी के जो मसल सेल हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, वो कुछ फास्ट और कुछ स्लो होते क्यों हैं, रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है उसके पीछे। तो हमारे मसल्स जो हैं वो क्या करवाते हैं? हमारे मसल्स करवाते हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होती है? मूवमेंट होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी मूवमेंट्स होती है। अब मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्विच। जब भी एक सिंगल मोटर यूनिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे हम ट्विच बोलते हैं। और ये ट्विच जो है इसकी वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। और मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं हमने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में अच्छी तरह से समझाया है। में हमने देखा था कि एटीपी आती है, मायोसिन हेड के साथ जुड़ती है, फिर एटीपी टूटती है, वहाँ से एनर्जी देती है। मायोसिन हेड कॉक्ड पोजीशन में आ जाता है, वहाँ से वो एक्टिन के साथ जुड़ता है, एडीपी और पीआई रिलीज होता है, और वो पावर स्ट्रोक करता है। पावर स्ट्रोक करने से एक फिलामेंट स्लाइड करता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है और फोर्स बनती है। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होता है। फिर से एटीपी आती है, फिर एटीपी टूटती है, फिर पावर स्ट्रोक, फिर इस तरह से साइकिल, फिर एक और साइकिल, फिर एक और साइकिल, इस तरह से साइकिल रिपीट होते रहते हैं। तो ये साइकिल अगर धीरे धीरे रिपीट होगा तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होगी, धीरे धीरे ट्विचेस होंगे, तो मूवमेंट धीरे धीरे होगी। अगर ये साइकिल फास्ट फास्ट चलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी, ट्विच जल्दी होंगे, मूवमेंट जल्दी जल्दी होगी। तो फास्ट ट्विच कौन से होंगे? फास्ट ट्विच फाइबर वो होंगे जिसमें ये साइकिल तेज चलता है। स्लो ट्विच फाइबर वो होंगे जिसमें ये साइकिल स्लो चलता है। अब ये साइकिल तेज और स्लो किस वजह से हो सकता है, क्या कारण है यहाँ पे? एटीपी तो सेम है, मायोसिन हेड भी सेम है। डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं? डिफरेंसेस आते हैं कि जो एटीपी को का टूटना, वो कितनी जल्दी टूट रहा है। एटीपी को कौन तोड़ता है? एटीपी को तोड़ता है एंजाइम। जो हमने आपको बताया था कि जो मायोसिन हेड है उसके ऊपर एटीपीएस डोमेन होता है, जहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एटीपी को जल्दी तोड़ते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एटीपी को धीरे धीरे तोड़ते हैं। जो हमारे फास्ट मसल फाइबर हैं उनमें जो मायोसिन एटीपीएज एंजाइम है वो बड़ा फास्ट होता है, वो जल्दी जल्दी तोड़ देता है, इसलिए वो फास्ट मसल हो जाते हैं। जिन मसल्स में ये एटीपी एंजाइम स्लो होता है वो मसल स्लो हो जाते हैं, इसलिए उन मसल्स को टाइप 1 बोलते हैं जिनमें ये एंजाइम स्लो होता है, और जिनमें फास्ट होता है उस पर टाइप 2 बोलते हैं। चाहे वो टाइप 2A है चाहे वो टाइप 2X है, दोनों में सेम होता है, इसलिए दोनों की स्पीड सेम ही रहती है। टाइप 2A की भी स्पीड सेम है, टाइप 2X की भी स्पीड सेम है। तो हम इनको दोनों को अलग क्यों बोल रहे हैं? हम सिर्फ टाइप 2 ही बोल देते हैं, दोनों की स्पीड तो एक जैसी है। आगे थोड़े से डिफरेंसेस है, वो अभी हमें आगे समझ आएंगे। अभी आप देखिए कि टाइप 1 की स्पीड कितनी है, 110 मिली सेकेंड लेता है वो एटीपी को तोड़ने में। लेकिन टाइप 2
वाला जो एटीपी एज डोमेन एंजाइम है वो सिर्फ 50 मिली सेकेंड है, 50 मिली सेकेंड में ही वो एटीपी को तोड़ देता है, इसलिए इतनी जल्दी वो कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड जो है उनकी डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक तो ये बात है जो डिफ्रेंशिएट करती है मसल्स को, स्लो और फास्ट बनाती है। दूसरी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेवलपमेंट। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे लिख लेना आप। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया था जिसमें कैल्शियम स्टोर रहती है। कैल्शियम क्या काम करती है, कैल्शियम जो है वो रिलीज होती है जाके एक्टिन के साथ जुड़ती है, वहाँ पे जुड़ के फिर ही हमारा क्रॉस बी साइकिल काम करता है। तो जब एक्टिन जुड़ेगा तभी क्रॉस बी साइकिल काम करेगा, नहीं तो क्रॉस बी साइकिल काम ही नहीं कर सकता है जब तक हमारी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री नहीं होती है। और उनको फ्री करवाने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम आती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसलिए जो हमारे फास्ट मसल्स होते हैं उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और वो जल्दी जल्दी पहुंच जाता है और मूवमेंट फास्ट हो जाती है। यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, कैल्शियम नहीं पहुंचता है, तो ये मूवमेंट स्लो करते हैं। इसीलिए हमारे जो टाइप 1 फाइबर हैं इनको स्लो ट्विच फाइबर बोलते हैं, स्लो स्लो ट्विच करते हैं। टाइप 2 या टाइप 2 एक्स या ये इनको फास्ट ट्विच बोलते हैं, फास्ट फास्ट ट्विच करते हैं। ए वाला टाइप ट्विच ए, फास्ट ट्विच ए, और एक्स वाला फास्ट ट्विच एक्स हो गया। अब बात आती है मोटर यूनिट की। यहाँ पे डिफरेंसेस आता है टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स में। टाइप 1 का जो मोटर यूनिट है हमने आपको बताया, टाइप 1 स्लो वाले हैं, उनमें छोटे छोटे मोटर यूनिट होते हैं, मतलब एक मोटर यूनिट में कम मसल फाइबर होते हैं। एक मोटर यूनिट में मोटर न्यूरॉन तो एक ही होता है, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। मोटर न्यूरॉन तो एक ही होता है, नंबर ऑफ मसल सेल जो है वो कम होते हैं। टाइप 1 वाले में कम मसल सेल होते हैं, टाइप 2 वाले में थोड़े से ज़्यादा है, और टाइप 2 एक्स वाले में बहुत ज़्यादा मसल सेल्स होते हैं, जो हमने आपको फोटो में दिखाया भी था। जहाँ पे ये फोटो देख लीजिए, टाइप 1 वाले में कम है, टाइप 2 ए में ज़्यादा है, और टाइप 2 बी में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ अब हमने यहाँ पे देख लिया तो नंबर ऑफ मसल फाइबर किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किस में है, टाइप 2 एक्स में। और फोर्स प्रोडक्शन कौन ज़्यादा करेगा, जिसमें ज़्यादा मसल सेल होंगे वही फोर्स ज़्यादा बनाएगा। पावर आउटपुट कौन बनाएगा, पावर क्या होती है, पावर होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड तो टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स की बराबर है, लेकिन फोर्स कौन ज़्यादा बनाएगा, फोर्स तो वही ज़्यादा बनाएगा ना जिसमें मसल सेल ज़्यादा होंगे। मसल सेल किस में ज़्यादा है, टाइप 2 बी में। इसीलिए पावर आउटपुट भी इसकी ज़्यादा होती है, और साइज़ ऑफ मसल फाइबर भी इसका बहुत बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हैं कि मोटर यूनिट टाइप 1 का छोटा होता है, टाइप 2 ए का थोड़ा बड़ा, और टाइप 2 एक्स का बहुत बड़ा। नंबर ऑफ मसल फाइबर क्यों होता है मोटर यूनिट बड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ मसल फाइबर सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें, इसमें कम और इसमें बिल्कुल कम टाइप 1 में। साइज ऑफ मसल सेल फाइबर भी इसका बड़ा होता है। इंडिविजुअल सेल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं टाइप 2 एक्स के, टाइप 2 ए के छोटे और टाइप 1 वाले के छोटे छोटे। इसलिए फोर्स प्रोडक्शन भी इसकी हाईएस्ट हो जाती है, इसकी हाई इसकी लोवेस्ट। पावर आउटपुट भी इसका हाईएस्ट हो जाता है, इसका हाई इसका लोवेस्ट। और आती है बात रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो कौन से मसल्स ज़्यादा इस्तेमाल, कौन से मसल सेल या कौन से मोटर यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, टाइप 1 वाले, टाइप 2 ए वाले, या टाइप 2 एक्स वाले। यहाँ पे ये बोल रहा है टाइप 1 वाले। टाइप 1 वाले क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने हैंड्स साइज प्रिंसिपल देखा था कि पहले छोटे छोटे मोटे यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने चाय का कप उठाना है तो हर बार टाइप 1 वाले ही इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर आपने छोटे छोटे काम करना है, बुक उठानी है, फ़ोन चलाना है, पेन चलाना है, तो आपके हाथ के जो टाइप 1 वाले ही इस्तेमाल होंगे। अगर आपने कभी कभी डंबल उठाना है तो वो इंटरमीडिएट या मैक्सिमम वेट उठाना है तो टाइप 2 एक्स वाले इस्तेमाल हो जाएंगे। तो आप वेट ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, जब हैवी वेट कभी कभी उठाते हो, लेकिन छोटे छोटे काम तो लगातार करते रहते हो, इसलिए रिक्रूटमेंट जो है वो टाइप 1 की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जब जिनकी रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी उनमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, इनको तो इस्तेमाल ही नहीं करते हो, आप बहुत कम इस्तेमाल करते हो। टाइप 1 वालों को, स्लो वालों को तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। जब स्लो वालों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उनमें एटीपी सिंथेसिस जो है, एटीपी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो एटीपी कहाँ से मिलती है हमें, एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज से। ग्लूकोज हमारा टूटता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है टूटना, उससे पायरुवेट बनता है। फिर जो पायरुवेट है वो दो तरीकों से एटीपी बनाता है। एक तो पायरुवेट डायरेक्ट जाके बिना ऑक्सीजन के एटीपी बना देता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे दो एटीपी मिलती हैं। और दूसरा तरीका होता है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और उससे 30 एटीपी बनती हैं।
तो 2 तरीकों से आपका ग्लूकोज एटीपी बनाता है बिना ऑक्सीजन के, 2 एटीपी, ऑक्सीजन के साथ 30 एटीपी। अब ज़्यादा एटीपी किसको चाहिए? ज़्यादा एटीपी जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उनको चाहिए, स्लो वालों को ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो इसलिए एटीपी सिंथेसिस जो है स्लो वालों का कौन सा होगा? ऑक्सीजन वाला या बिना ऑक्सीजन वाला? उनका होगा ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जो एटीपी सिंथेसिस है टाइप 1 वालों का है ऑक्सीडेटिव, एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो टाइप 2 एक्स वाला है वो तो बिल्कुल ही इस्तेमाल बड़ा कम होता है, इसलिए उसमें एनारोबिक, ग्लाइकोलिटिक, ग्लाइकोलिटिक होता है एनारोबिक। और जो टाइप 2 ए वाला है ये इंटरमीडिएट है, ये कभी कभी एरोबिक भी, क्योंकि डंबल्स भी कभी कभी उठाने पड़ते हैं आपको, तो कभी कभी घर पे भी थोड़ा वेट उठाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं इस टाइप 2 ए में, तो इसमें दोनों वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? इसलिए इनका एक और नाम होता है टाइप 1 वाले का है स्लो ऑक्सीडेटिव, धीरे धीरे काम करता है लेकिन ऑक्सीडेटिव तरीके से, स्लो है ना जी, स्लो मसल है, लेकिन ऑक्सीडेटिव तरीके से एनर्जी बनाता है, इसलिए स्लो ऑक्सीडेटिव बोलते हैं टाइप 1 को। टाइप 2 एक्स को फास्ट ग्लाइकोलिटिक, फास्ट हैं और प्योर ग्लाइकोलिटिक तरीके से काम करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल करते ही नहीं है ये। और जो टाइप 2 ए वाले हैं ये इंटरमीडिएट हैं, ये ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं, बिना ऑक्सीजन के बना लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फास्ट, तो है ही हैं, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, एफओजी, ये इनका दूसरा नाम है, यहाँ से डिराइव होता है। अब बात आती है एरोबिक एनर्जी की, एरोबिक एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है? तो हमने देखना है कि कैपिलरी डेंसिटी किस में ज़्यादा है, ग्लाइकोजन स्टोर किस में जाता है, और मायोग्लोबिन किस में ज़्यादा है। कैपिलरी क्या होती हैं? कैपिलरी होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या लेके आती हैं? ब्लड। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको ज़्यादा चाहिए? टाइप 1 वालों को। इसलिए कैपिलरी डेंसिटी टाइप 1 वालों में बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ फोटो में दिख रहा होगा ये कैपिलरी डेंसिटी है। डेंसिटी का हो गया कि कितनी, मतलब क्लोजली क्लोजली गने, जहाँ डेंस, कितनी डेंस हैं वो कैपिलरीज, कितनी ज़्यादा कैपिलरीज हैं। टाइप 1 में बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, और टाइप 2 एक्स वाले को ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं, इतनी ज़्यादा कैपिलरीज नहीं होती हैं, ग्लूकोज चाहिए, थोड़ी सी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है? और टाइप 2 एक्स वाले में मीडी इंटरमीडिएट होती हैं। उसके बाद दूसरा है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन होता क्या है? ग्लाइकोजिन होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म जो है वो किसकी ज़रूरत है? ग्लूकोज तो ब्लड में मिलता है, ब्लड से डायरेक्ट आता है, तो कैपिलरीज किसको ज़्यादा है, किसको कम है कैपिलरीज, पहले ये बताओ। कैपिलरीज हैं टाइप 2 एक्स वाले को कम, जिसमें कैपिलरीज ज़्यादा होंगी उसमें ग्लूकोज तो पहुंचेगा नहीं, जब ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो ग्लाइकोजन से एनर्जी लेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, वहाँ से भी आपको ग्लूकोज मिल जाता है। तो इसीलिए टाइप 2 एक्स वाले में ग्लाइकोजन स्टोर बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि उसको ऑक्सीजन, ब्लड तो नहीं मिल रहा है, वो वहाँ से एनर्जी ले लेगा। और वहीं जो टाइप 1 वाला है, इसमें डायरेक्ट ब्लड मिल रहा है बहुत ज़्यादा है, तो इनमें ग्लाइकोजन स्टोर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ग्लाइकोजन स्टोर ज़्यादा इनमें होते हैं। और तीसरा आ गया मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, जैसे हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है जो ऑक्सीजन को लेके आता है, मायोग्लोबिन मसल में होता है, उसका काम भी है ऑक्सीजन को शटल करना, ऑक्सीजन को ब्लड से पकड़ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना। तो मायोग्लोबिन वहाँ पे ज़्यादा होगा चाहिए जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? टाइप 1 वाले में, ठीक है? इसलिए मायोग्लोबिन स्टोर इनमें ज़्यादा होते हैं, वही हमने नीचे लिखा हुआ है। कैपिलरी डेंसिटी टाइप 1 स्लो वाले में हाई होगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, वो ऑक्सीडेटिव है, और टाइप 2 एक्स वाले में बिल्कुल लो होगी, और इसमें इंटरमीडिएट होगी टाइप 2 ए वाले में, ठीक है? टाइप 2 एक्स वाला एक्सट्रीम फास्ट है, एक्सट्रीम। और ग्लाइकोजन स्टोर किस में ज़्यादा होंगे? ग्लाइकोजन स्टोर इसमें ज़्यादा होंगे जिसमें ऑक्सीजन, ब्लड कम मिल रहा है, तो इसलिए इसमें टाइप 2 एक्स वाले में ग्लाइकोजन ही होता है, वो बाहर से ऑक्सीजन ब्लड से इतना ज़्यादा डिपेंड ही नहीं करता है, वो अपने से ही काम चला लेता है। लेकिन जो स्लो वाले हैं उनको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई है, इसलिए ग्लाइकोजन स्टोर की ज़रूरत नहीं होती है इतनी ज़्यादा, वो होते हैं लेकिन कम होते हैं। मायोग्लोबिन स्टोर, मायोग्लोबिन शटल करती है तो इसमें ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए तो इसमें नहीं होंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बनाता है, ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए? जो ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया टाइप 1 में ज़्यादा होते हैं, इनमें थोड़े से कम होते हैं बाकी वालों में। तो वही वो सीक्वेंस वही रहेगी कि हाईएस्ट रहेगा आपका इसमें, हाईएस्ट रहेगा आपका टाइप 1 में। और जब ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो आपको अभी पता चल जाएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का कलर क्या होता है? हेमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, मायोग्लोबिन का कलर भी रेड होता है, ठीक है? तो मायोग्लोबिन किस में ज़्यादा है? टाइप 1 में। इसलिए टाइप 1 का कलर आप देखोगे स्टेनिंग नहीं में, वो थोड़ा सा रेड दिखता है स्टेन करने पे। और जो आपका
टाइप 2X है उसमें बहुत कम मायोग्लोबिन होता है, लो स्टोर है, इसलिए उसका कलर रेड नहीं होता, वो थोड़े से वाइट दिखते हैं। और ये इंटरमीडिएट वाले इसमें थोड़ा थोड़ा मायोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका कलर ग्रे या पिंक आता है। तो यहाँ से भी आप बोलते हो, आपने सुना होगा रेड फाइबर, वाइट फाइबर फास्ट होते हैं, रेड फाइबर स्लो होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आते हैं नाम इसका। उसके बाद ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी। ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी बनाना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन बनाता है? टाइप 1, इसलिए उसमें हाईएस्ट है, इंटरमीडिएट लोवेस्ट। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी, एनर्जी बनाना विदाउट ऑक्सीजन, तो कौन बनाता है विदाउट ऑक्सीजन? टाइप 2X, उसमें हाईएस्ट है और इसमें लोवेस्ट, इंटरमीडिएट। फटीग रेजिस्टेंस, थकान किसको कम होती है? जिसमें ऑक्सीजन मिल रही है तो थकान नहीं होगी, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, तो इसलिए फैटिग रेजिस्टेंस टाइप 1 का होता है ज़्यादा है, और इसका लोवेस्ट, बड़ी जल्दी थक जाते हैं लेकिन पावर प्रोड्यूस करते हैं। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी बनाता है, हाईएस्ट टाइप 1 है, और ये लोवेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे टाइप मसल फाइबर्स के जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो समझने ज़रूरी हैं हमें स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में, वो हमने समझे हैं। ठीक है, जिसको रिवाइज़ करना है वो वापस फिर से वीडियो प्ले कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। हमने बिल्कुल डिटेल में समझाया है और विद द रीज़न समझाया, हर एक चीज़ हमने रीज़न के साथ समझाई है कि क्या। और साथ में हमने आपको स्टार्टिंग में, टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी में टाइप 1 स्लो फाइबर होता है, और टाइप 2 जो है वो 2 तरह के नहीं, वो 3 तरह के हैं। जो तीसरा टाइप 2 बी है वो ह्यूमंस में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड है उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, कि जो सबसे स्लोवेस्ट है वो 110 मिली सेकंड लेता है। टाइप 2 ए जो है वो 50 मिली सेकंड लेता है, लेकिन टाइप 2 एक्स जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, 30 मिली सेकंड। बट टाइप 2 बी जो ह्यूमंस में बहुत कम है लेकिन एनिमल्स में पाया जाता है, वो सबसे फास्टेस्ट है। वो 10 से 20 मिली सेकंड लेते हैं उस एटीपी तोड़ने के लिए। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में सीक्वेंस आ जाती है कि टाइप 1, टाइप 2 ए, टाइप 2 एक्स और टाइप 2 बी की सीक्वेंस अरेंज करो, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट या स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट, तो इस तरह से आपकी सीक्वेंस आएगी। सबसे स्लोवेस्ट टाइप 1, सबसे फास्टेस्ट टाइप 2 बी, और बीच में ऐसे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइप 2 बी के हम बाकी फीचर्स भी देख लेते हैं। जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलपमेंट बताया आपको कि सभी टाइप 1 की लो है, टाइप 2 ए की हाई है, टाइप 2 एक्स की हाई है, लेकिन टाइप 2 बी की सबसे हाईएस्ट होती है। इसी तरह से टाइप 2 बी के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइप 2 एक्स से भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये फास्ट विच एक्स है, तो ये फास्ट विच बी है इसका नाम। अगर इसमें मोटर यूनिट वेरी लार्ज है तो इसमें सबसे उससे भी बड़ा होता है। नंबर ऑफ मसल फाइबर पर मोटर यूनिट अगर हाई है टाइप 2 एक्स में, तो टाइप 2 बी में उससे भी ज़्यादा होते हैं। मसल साइज का जो मसल फाइबर का जो साइज है अगर लार्ज है हमारा टाइप 2 एक्स में, टाइप 2 बी में उससे भी लार्जेस्ट होता है। इसी तरह से फोर्स प्रोडक्शन भी हाईएस्ट होती है, पावर पुट आउटपुट भी हाईएस्ट इसमें होती है, रिक्रूटमेंट भी इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, इससे भी कम होती है। तीसरे नंबर पे ये आता है हमारा टाइप 2 एक्स, ये सबसे लास्ट रिक्रूट होता है। एटीपी सिंथेसिस में एनारोबिक सिस्टम से होती है। हमारा जो इसे फास्ट ग्लाइकोलिटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिटिक सिस्टम काम कर रहा है। कैपिलरी डेंसिटी बहुत सबसे कम होती है। ग्लाइकोजन स्टोर सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें, मायोग्लोबिन स्टोर्स सबसे कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काउंट भी सबसे कम होता है, और इसीलिए इनको वाइट फाइबर भी बोलते हैं। ये भी वाइट कलर के होते हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी बहुत कम होती है, ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फैटीग रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होता है, और एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। कहने का मतलब है कि हमने जो डिटेल में देखा है कि टाइप 1, टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स के करेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें जो टाइप 2 बी है उसके करेक्टरिस्टिक्स आपके टाइप 2 एक्स की तरह होते हैं, लेकिन उससे भी हायर लेवल के होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने डिटेल में नहीं समझा, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स ओवरव्यू बता दिया है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है नेट में। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम का, वो कवर होता है, जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स देखे, टाइप्स ऑफ मसल्स देखे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स देखा, सार्कोमेयर क्या है, प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, मोटर यूनिट क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फोर्स कैसे रेगुलेट होती है, और हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो 2 तरह के हैं। आगे फास्ट ट्विच की भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, वो हमने डिटेल में आपको समझाया है। होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा
होगा तो ज़रूर कमेंट करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए वीडियो को लाइक करके, ताकि हम आगे भी इतने अच्छे से इतनी अच्छी वीडियोस और बनाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।